तो चलिए चलते हैं। आज विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश वाली जो इकाई है उसके तत्वावधान में ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है आभासीय पटल पर। इसका विषय है छोटा शहर बड़ी पहचान नजीबाबाद। और पहले जैसा कि हम भ्रमित हो गए थे ऋषिकेश को लेके, ये उत्तर प्रदेश में है तो उसके बाद ये विषय निर्धारित किया तो पूर्णिमा जी के सहयोग से कि नजीबाबाद पर कार्यक्रम किया जाए। तो आज का ये कार्यक्रम कुछ विशेष रहेगा क्योंकि नजीबाबाद के बारे में शायद कम लोग जानते हैं। मतलब मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहूँ, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी यूट्यूब पे कुछ सर्च करके देखा है कि क्या है नजीबाबाद। तो आज हमारे साथ दिग्गज हैं। वक्ता के रूप में हमारे साथ हैं आज आदरणीय प्राणेंद्र नाथ मिश्र जो कानपुर से हैं, आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा चटर्जी जो कि ऋषिकेश से हैं और दिल्ली से भी हैं। और वक्ता के रूप में एक और वक्ता है हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार द्विवेदी जी। और आज की अध्यक्षता करेंगे इस कार्यक्रम की डॉक्टर अशोक गिरी जी। और स्वागत भाषण श्रीमती अनीता सक्सेना जी। संचालन में स्वयं डॉक्टर रश्मि चौबे। आप सभी को नमस्कार। और आज का आभार और संयोजन पुष्पा शैली श्रीवास्तव जी ने किया हुआ है। सरस्वती वंदना हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती संतोष शर्मा जी को, क्योंकि माँ की वंदना के विरुद्ध माँ की वंदना के बगैर ऐसे कार्यक्रम की जान क्या है। माँ ही तो है, बोलने वाली माँ है, लिखवाने वाली माँ है। और जो इस तरह के विचार आते हैं वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से आते हैं, चाहे वो कविता कहानी हो, कुछ भी हो। लेखक अगर कुछ लिखता है तो वो उन्हीं की कृपा से लिखता है, कुछ बोलते हैं हम तो उन्हीं की कृपा से। आइए हम सब चलते हैं माँ सरस्वती वंदना की ओर, सरस्वती माँ की वंदना की ओर। श्रीमती संतोष शर्मा जी के साथ ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय आपका इस आभासी पटल पर। सरस्वती वंदना हेतु कृपया आप अपना वीडियो भी खोल लें तो आनंद आता है। बस चेहरा दिखता है तो अच्छा लगता है कि हम सब साथ आसपास ही बैठे हैं, कहीं ऐसा माहौल हो जाता है। तो अगर वीडियो खोल सकें तो वीडियो भी खोल लीजिए। स्वागत है आपका आभासी पटल। मैम आप सुन रही है ना मुझे? आपका उधर से कुछ उत्तर नहीं आ रहा है इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अभिनंदन है, स्वागत है महोदय आपका सरस्वती वंदना हेतु। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, स्पष्ट आ रही है, स्पष्ट आ रही है। अगर आप अपना वीडियो भी खोल लें तो और अच्छा रहेगा। हेलो, सुन पा रही है ना आप मुझे? जी, तो मैं हाँ, इस वक्त खेतों की तरफ हूँ। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो साथ में वक्त हवा की आवाज भी आ रही है। अच्छा लग रहा है। अगर हाँ वीडियो भी हाँ। खोल लें, अगर आप वीडियो भी खोल लें तो और अच्छा लगेगा। अच्छा जी जी। तो हाँ जी हाँ जी। तो मैं इस वक्त खेतों की तरफ हूँ क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता बीच में अगर कटे तो इसलिए जो है मैंने वीडियो बंद कर रखा है क्योंकि कुछ अंधेरा सा भी है। ठीक है, ठीक। अ, हाँ सुनाइए। जी। तो लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा हल्का सा नज़ारा आपको दिखा सकती हूँ मैं। यहाँ का देखिए पेड़ों के और बिल्कुल बिल्कुल। नीचे खेतों की जी। चलिए प्रकृति तो माँ के साथ सभी को सरस्वती माँ का वंदन करते हैं हम। आइए आप सुनाइए सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और माँ सरस्वती की वंदना के लिए उपस्थित हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरु शारदा, वीणा पाणी विशेष। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे,
हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे जग सिर मार बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम विमल मति दे अम्ब विमल मति दे जग सिर मार बनाए भारत वह बल विक्रम दे आस हरे सब सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे अमर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे हे माँ अम्ब विमल मति दे अम्ब विमल मति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हवा के झोंके साथ में आपकी आवाज के साथ आ रहे थे, उनकी आवाज भी आपके साथ, आपकी आवाज के साथ शायद वो सुर में सुर मिलाने का प्रयास कर रहे थे। जो खेतों की आवाज वो भी हमें सुनाई दी और आपने बहुत सुंदर प्रयास किया, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। और माँ को अगर सरस्वती वंदना, मेरा स्वयं का मानना है, अगर सरस्वती वंदना अच्छी हो तो कार्यक्रम की सफलता निश्चित है। आपका खूबसूरत प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इतिहास बहुत बृहद है और उसकी कुछ बूंद भी हम जान पाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। लोग विदेश घूमने जाते हैं और कहते हैं वहां पर ऐसा है, वहां पर ऐसा है, वहां पर ऐसा है, पर शायद हमने भारत में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वहां से भी बहुत अच्छी हैं और उनके बारे में, कई चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती और हम कहते हैं ना भटकते रहते हैं उधर। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे जगह बनवाई, और लेकिन हाँ, अच्छी अच्छी चीजें भारत में भी हैं पर हम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान का एक प्रयास है कि हम अपने भारत के भी कुछ शहरों को जानें और ये खूबसूरत प्रयास है, इसकी मैं स्वयं भी सराहना करती हूँ। और हम कुछ वहाँ के बारे में जानेंगे और समझेंगे इस कार्यक्रम में। आइए, स्वागत भाषण के लिए आदरणीय श्रीमती अनीता सक्सेना जी अयोध्या से हैं, जहाँ से राम हैं, जहाँ से सरयू हैं, ऐसी हमारी अनीता सक्सेना जी। ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल पर स्वागत करने के। धन्यवाद महोदया। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश इकाई के तत्वावधान में 375वीं 22वीं आभासी गोष्ठी में मैं श्रीमती अनीता सक्सेना अयोध्या उत्तर प्रदेश से पटल से जुड़े हुए समस्त आदरणीय विद्वजनों का स्वागत, अभिनंदन, सभी को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारी गोष्ठी का आज का विषय है छोटा शहर बड़ी पहचान, नजीबाबाद,
बहुत ही सुंदर विषय है और आज की गोष्ठी को सफल बनाने हेतु हमारे बीच कई महान दिग्गज विद्वजन उपस्थित हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे, जिसमें आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय डॉक्टर अशोक गिर जी, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार उत्तराखंड से हैं। आप पूर्व कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी हैं। आदरणीय महोदय जी, आपका पटल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज वरिष्ठ वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय प्राणेंद्र नाथ सर जी, जिनका जन्म, शिक्षा, दीक्षा एवं बाल्यकाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बीता और वर्तमान में आप पश्चिम बंगाल कोलकाता में हैं। लगभग 35 वर्षों तक सेवा देने के पश्चात एयर इंडिया से मुख्य प्रबंधक तथा एलायंस एयर चीफ ऑफ मेंटेनेंस के पद से सेवानिवृत्त हुए। तो आपकी गरिमामय उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और सादर अभिनंदन आपका पटल पर। और वक्ता की कड़ी में ही हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी। आप तबला, संस्कृत, कथक आदि इत्यादि क्षेत्रों में आपने बहुत बढ़-चढ़ कर कार्य किया और प्रोफेसर भी आप रहीं, आप कथक डांसर भी हैं और साहित्य के क्षेत्र में भी आदरणीय महोदया का विशेष योगदान है। आप विश्व हिंदी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से आपके 4 उपन्यास व 1 काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक संस्थाओं की फाउंडर और महासचिव रहने के लिए अब आप महिलाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर संस्था WW इंडिया की फाउंडर सेक्रेटरी जनरल हैं। आप ज्योतिषी और वास्तुविद भी हैं। आदरणीय महोदय, आपका पटल पर बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे बीच अगले वक्ता के रूप में पीसीपी कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर उत्तर प्रदेश से उपस्थित हैं डॉक्टर विपिन कुमार जी, जो कि कवि व लेखक भी हैं। आदरणीय महोदय जी, आपका आज की गोष्ठी में बहुत-बहुत स्वागत है। स्वागत अभिनंदन सर। और आज की गोष्ठी में मैं स्वागत करती हूँ विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की परम आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेके जी का। आदरणीय महोदय, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष परम आदरणीय श्री प्रकाश त्रिपाठी सर जी का भी स्वागत है और आज की गोष्ठी में पटल पर उपस्थित विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के परम आदरणीय संस्थान की सचिव महोदय जी, जो कि विभिन्न सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। आदरणीय सर जी, डॉक्टर गुप्तेश्वर द्विवेदी सर जी का पटल पर बहुत-बहुत स्वागत है सर। और आज के कार्यक्रम संस्थान की महत्वपूर्ण लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें अभी बड़ी ही मधुर भाषा, मधुर स्वर में सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी श्रीमती संतोष शर्मा शान जी ने। बहुत ही कर्मठी महिला है और हमारे बीच गोष्ठी का संचालन कर रही हैं संस्थान की सुंदर संचालिका डॉक्टर रश्मि चौबे जी। आप बाल संसद प्रभारी भी हैं। आदरणीय महोदय, आपका पटल पर स्वागत है। और हमारे बीच ये कार्यक्रम की संयोजिका उपस्थित हैं बहन पुष्पा शैली जी, जो कि कवित्री भी हैं और बड़ा अच्छा संयोजन करती हैं। आज मुझे सरस्वती वंदना से के बाद जो स्वागत का अवसर मिला, तो इसके लिए महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में बहुत सारे महान विद्वजन जुड़े हुए हैं, जो कि श्रोता के रूप में हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहूँगी, जो आज की गोष्ठी का विषय है बहुत ही सुंदर है। शहर छोटा हो या बड़ा, शहर छोटा हो या बड़ा, शहर की कीमत बढ़ाने वाला विशिष्ट इंसान होता है। कुछ कर जाए जो परमार्थ के खातिर, वही स्मरणीय, वही बड़ा, वही महान होता है।
और अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आज के कार्यक्रम की संचालिका महोदया डॉक्टर रश्मि चौबे जी का पुनः स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। चलिए चलते हैं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई लोग, उनका एक बार नाम ले लें पटल पर, क्योंकि वक्ताओं की ताकत श्रोताओं से ही होती है। और मैं यहाँ देख रही हूँ, देखिए पहले हवा की आवाज़ आ रही थी हमें, अभी सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है। वो भी हमारा स्वागत कर रहा है इस पे, हरी-हरी सब्जियाँ होंगी शायद, ऐसा दिमाग में आ रहा है। है ना? तो ये भी एक अलग संयोग होता है, कहीं से कुत्ते की आवाज़ आती है, कहीं से तोते की आती है। तो ये सब्जी वाले और हवा की आवाज़ भी आज हमारे साथ है। धन्यवाद महोदया। और चलते हैं, अब आज हमारे साथ जुड़ी हैं अवंतिका जी, दिव्याश्री प्रभा जी, डॉक्टर सुमा टीआर जी, गुप्तेश्वर उपाध्याय जी, निशा शर्मा जी, राजशेखर यादव जी, रॉक स्टार रूबी, रूबी मैम का है ये शायद, आदरणीय रूबी जी का परिचय करवा दूं यहाँ। ये बहुत अच्छी संगीतज्ञ हैं और बहुत अच्छी सरस्वती वंदना भी कई बार इनके मुख से सुनी है। और ये हमारे विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान में एक बार जज के रूप में भी हमने इन्हें बुलाया था एक कार्यक्रम में। अभिनंदन है महोदय आपका। संतोष शर्मा जी और मधु भम्मानी जी, इतने लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ हैं। आपसे इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई है। आज हमारे कार्यक्रम के प्रथम वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं आदरणीय प्राणेंद्र नाथ सर। सर की तारीफ में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। कहते हैं ना, दिग्गज अगर आ जाए ना तो हमारे मुख से कुछ शब्द निकलना, हम निशब्द हो जाते हैं। कुछ सर का आना कुछ ऐसा ही होता है। ये जहाँ जिस क्षेत्र में अपना वरद हस्त रख दें तो वो बिल्कुल, वो समझ लो वहाँ के बिल्कुल ये पीएचडी कर लेते हैं उसमें, मुझे ऐसा लगता है। सर बहुत बिल्कुल, अच्छे। विशाल जी का तो जवाब ही नहीं है, जी, सच जी। में। सर पहले इंजीनियर, मतलब अभी भी इंजीनियर हैं, और सर ने जब से साहित्य में रुचि लेना चालू किया है, तब से मैं देख रही हूँ कि लगातार सर तो बिल्कुल सब लोगों से मतलब इतना आगे पहुँच चुके हैं। और हमें विश्वास है, जब कानपुर पर सर ने बोला था, अपना वक्तव्य दिया था, बहुत ही मतलब समय का पता ही नहीं पड़ा था। तो सर आपका ससम्मान इस आभासीय पटल पर हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज वक्ता के रूप में इस आभासी पटल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद रश्मि जी, और सादर प्रणाम करता हूँ मंच पर आसीन सभी दिग्गज जनों को, और खास तौर से मेरा सादर प्रणाम पूर्णिमा जी को, जिनकी रचनाओं से कभी कभी मैं प्रेरित होकर के लिखता भी हूँ। और ये सौभाग्य मेरा कि मैं आज यहाँ पर आप सबके साथ जुड़ा हूँ। और बिजनौर शहर, ये बिजनौर जिला है जहाँ पर नजीबाबाद आता है। अब आप देखिए, एक बड़ी मजेदार चीज है, नजीबाबाद का नाम बड़ा है और बिजनौर का जो अक्षर है नजीबाबाद में ज्यादा है, बिजनौर में कम है। लेकिन खासियत नजीबाबाद की ज्यादा है और बिजनौर की उतनी नहीं है। ये इसकी खासियत है, और ये खासियत शुरू होती है सिर्फ, नजीबाबाद तो आपके 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। ये इसकी एक पौराणिक गाथा है, इसकी कहानियां हैं, इसकी किंवदंतियां हैं, इसमें हर तरह के रस भरे हुए हैं। नजीबाबाद ही नहीं, नजीबाबाद के आसपास के क्षेत्र की हम बात करें तो कहें, क्योंकि नजीबाबाद अगर पुराने के हिसाब से हम देखें तो आज ये शैशव काल में ही है। अगर हम महाभारत के समय से देखें तो नजीबाबाद अभी शैशव अवस्था में है। तो फिर भी मैं इस नजीबाबाद के बारे में और इसके आसपास जुड़े जो क्षेत्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा, जो मैंने देखा है, पढ़ा है, जाना है, उसके बारे में बोलूँगा। और अगर आप सबकी अनुमति होगी तो मैंने इस पर एक कविता भी छोटी सी लिखी है, उसको भी मैं पेश नहीं करूँगा। सर, अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जरूर सुनाइए। जी जी जी। तो आप देखिए, जब मेरे ज़माने की अगर बात करिए तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों साथ ही साथ थे। और अगर आप इस नक्शे को देखिए तो आपको लगता है जैसे पुराना उत्तर प्रदेश कोई शेर ऐसे उलट करके पलट करके देख रहा हो। मुझे तो हमेशा से ऐसे ही लगा। और उस शेर के कंठ में अगर देखा जाए एक लॉकेट है, और वो है बिजनौर या नजीबाबाद। बढ़िया। तो जो गले में जब कंठ पे अगर कोई लॉकेट पड़ा हुआ हो, जाहिर सी बात है चमकता बहुत है।
और अगर अभी उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें तो मस्तक पे चंदन की तिलक जैसा है, बिल्कुल बीचों बीच। तो ये खासियत है इसकी लोकेशन की। अभी तो ये एक छोटा सा शहर है और बिजनौर जिले में है। यहाँ पर अभी जूते तैयार होते हैं, कंबल हैं, कपास हैं, लेकिन ये अभी छोटे मोटे व्यापार के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी मिट्टी में इतिहास गूंजता है। इसकी अगर हवाओं में देखिए तो तलवारें टकराती हैं, घोड़ों की टापें टप 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 करती हैं, क्रांति की आवाजें आती हैं। और ये तो मैं आपको मध्यकालीन समय की बात कर रहा हूँ और आधुनिक काल की बात कर रहा हूँ। अगर और हम पुराने समय में जाएं तो यहीं पर दुष्यंत प्रणयबद्ध हुए थे। इस शहर को तो एक देखने में लगता है बड़ा शांत शहर है, लेकिन इसने अपने हृदय में क्या क्या संघर्ष और परिवर्तन छिपाया हुआ है, ये इसका इतिहास देख करके ही जाना जा सकता है। आप इसको देख करके नहीं समझ पाएंगे इसमें क्या है, क्योंकि खंडहर जो हैं, अगर आप खंडहर की आवाज नहीं सुन सकते हैं तो आप शहर को नहीं समझ सकते। मैंने इलाहाबाद में देखा है, मेरा खुशरू बाग वगैरह, वहां पर जो कुछ सुरंगें हैं कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे खंडहर हैं। कलकत्ते में जहां मैं रहता हूँ उसके आसपास एक क्लाइव हाउस है, बिल्कुल भूतिया महल जैसा बना हुआ है। लेकिन अगर इसको आप कायदे से देखें, एक ध्यान दें, तो आपको लगता है कि इसकी दीवारें बोलती हैं। वही हाल नजीबाबाद का है। अब ये शब्द आता है नजीब। नजीब शब्द जो है अरबिक शब्द है, ये अरबी भाषा का है, जिसका मतलब होता है विशिष्ट। और ये नाम दिया गया था, एक कादिर गुलाम आया था, उसका नाम दिया गया था नजीब खान। और जब उसने पावरफुल हो गया और अपने एक मीर बख्शी बन गया, मतलब चीफ बन गया आर्मी का, तो उसको तखल्लुस दिया गया था नजीबुद्दौला, माने राज्य की विशिष्ट पहचान। तो इस तरीके से नजीबाबाद की जो कहानी शुरू होती है वो नजीब खान से शुरू होती है, 18वीं शताब्दी से शुरू होती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा और ये बताऊंगा कि इसका पौराणिक इसका माने संदर्भ क्या है। पुराने जमाने में हम लोग जानते हैं कि पांचाली, द्रौपदी, ये नाम हमने सुने हुए हैं, और ये पूरे क्षेत्र को पांचाल क्षेत्र कहा जाता था। इसका उल्लेख ये महाभारत में मिलता है। समय बदले, राजवंश बदला, और धीरे धीरे ये जो जगह थी उसको कटेहर कहा जाने लगा। बिल्कुल घना जंगल। और इसके बाद इसमें एक यहाँ पर नजीबाबाद के पास मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है कि मालिनी नाम की एक नदी है। तो मालिनी नाम की नदी के बारे में जो मैंने सुना, तो मुझे गया की नदी, वो जो है क्या नाम उसका, जहाँ पर तर्पण देते हैं, उसकी याद आ गई। वो भी सूखी हुए। उसी तरीके से मालिनी शायद अब मलिन हो गई है, लेकिन इसका अस्तित्व मिलता है अभिज्ञान शास्त्र। जी फल्गु कहते हैं सर उसको। जी हाँ, बिल्कुल फल्गु नदी। जी हाँ, मैं नदी देखने गया था, मैं जब वहां पोस्टिंग में था। और सर नजीबाबाद के पास मालन नदी बहती है, उसको मालनी है, उसको मालन बोलते हैं वहाँ। अच्छा, अभी बोलते होंगे, लेकिन मालिनी क्योंकि मालन थोड़ा सा मलिन लगता है, और हाँ। इसलिए मैं उसको मालिनी कहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मालिनी कहता हूँ, मालिनी ही है, पर उसे वहाँ मालन बोलते हैं। अच्छा, वो वहाँ की भाषा के हिसाब से होगा। जी, तद्भव में। हाँ, तो इसका उस तरीके से सुना हमने कि इसका जो इसके किनारे उनारे टूटे हुए हैं और ये काफी जल वगैरह कम हो गया है। तो मैं तो यहाँ पर गया नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मैं नजीबाबाद गया नहीं हूँ। बहुत जमाने में गया था, शायद 50 साल पहले अपने पिताजी के साथ। तो उस समय के माहौल, इस समय के माहौल में क्या फर्क है, उतना मैं आपको तो विस्तृत नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा कि इसका पौराणिक और मध्यकालीन और आज का इतिहास कैसा रहा है। तो ये जगह, ये क्षेत्र, मैं सिर्फ नजीबाबाद नहीं कहूंगा क्योंकि पुराने क्षेत्र नजीबाबाद नहीं था। ये क्षेत्र हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ये दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा से जुड़ा हुआ है। ये भरत से जुड़ा हुआ है, जिनसे हमारा देश भारतवर्ष हुआ है। ये महर्षि कर्ण के आश्रम से जुड़ा हुआ है। ये मेनका से जुड़ा हुआ है। ये महाभारत में मयूर ध्वज जो थे राजा, उनसे जुड़ा हुआ है। ये कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ये रुक्मिणी के हरण से जुड़ा हुआ है। और हमने सुना है कि बीच में इसको उस काल में एक क्षेत्र भी इसको कहा जाता था, ये मैंने कहीं पढ़ा था।
तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो ये आज की जगह नहीं है, क्षेत्र आज का नहीं है। आज हम नजीबाबाद बोलते हैं और सोचते हैं कि 18वीं शताब्दी का है, नहीं। ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पानीपत के साथ जुड़ा हुआ है, और पानीपत की लड़ाइयां, जो पानीपत की 3 लड़ाइयां, ये कहा जाता था कि पानीपत कौन राज्य करेगा कौन नहीं करेगा, ये राजा तय नहीं करेगा, युद्ध तय नहीं करेगा, ये पानीपत तय करेगा। पहला पानीपत का युद्ध हुआ तो मुगल काल शुरू हुआ, दूसरा पानीपत का शुरू हुआ तो उसकी नींव पड़ गई मुगल कालीन, और तीसरा ये युद्ध हुआ था 1761 शायद, मुझे लगता है मैंने कभी इतिहास में पढ़ा था 1761 या ऐसे कुछ रहा होगा। तो उसमें बिल्कुल ये जो युद्ध था बिल्कुल अलग था, इसमें मराठा का साम्राज्य। जी हाँ सर, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। जी जी जी, मराठे हार गए थे अहमद शाह अब्दाली से। जी जी जी, और हमने कहीं कहीं पढ़ा है कि मराठे हार गए, तो उसका कारण भी दूसरा था, उसमें धोखा दिया तो नजीब खान ने। वो अब्दुल अली शाह, क्या कहते हैं उसको, क्या शाह अब्दली ना, क्या नाम, जो अफगानी एक, आप म्यूट है, थोड़ा करेक्ट करती रहिएगा हम। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दली, जी जी जी, वो आया और फिर उसके बाद तहस नहस हो गया, और मराठाओं का ये जो मराठा सोच रहे थे कि हम पहुंच जाएंगे, हम दिल्ली में राज्य करेंगे, वो हट गया, मराठा भी चले गए, मुगल तो उतर ही गए थे, कमजोर हो गए थे, अंग्रेज घुस गए, और जहां भी अंग्रेज घुसे उन्हें तोड़ना फोड़ना शुरू किया, बीचों में फुटबॉल शुरू हुआ। तो इस तरीके से ये इसका इतिहास बताता है कि ये कई तरह की चीजें इसने अपने रहस्य अपने हृदय में छुपाए हुए हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ 1761 तीसरे पानीपत युद्ध के बाद ये खत्म हुआ हो, इसकी बड़ी भूमिका रही है हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम में भी। मेरठ में जो चिंगारी उठी उसका एक शोला यहाँ पर आया, और वो जो शोला यहाँ पर भड़का, यहाँ पर लोग आकर छिपे, फिर यहाँ के दरवाजे खोल दिए गए, जो ये कैदी वगैरह थे सब निकले, यहाँ क्रांति शुरू हुई, और यहाँ की क्रांति फिर उसके बाद सब जगह फैलती गई। यद्यपि इसको अंग्रेजों ने बाद में इसका दमन कर दिया था, वो तो सब आप लोग सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र जो है नजीबाबाद का क्षेत्र, इसमें आज हम इसको देख करके नहीं पहचान सकते कि इसकी पौराणिक कथा, इसकी पौराणिक गाथा, इसका पौराणिक इतिहास, इसका मध्यकालीन इतिहास, इसका आधुनिक इतिहास, इतने सारे रहस्य लिए हुए अपने अंदर बटोरे हुए, इसके खंडहर बोलते हैं कि इसके अंदर क्या रहा है क्या नहीं रहा है। आज भी समय समय पर जो वहां पर खुदाइयां होती है तो उसमें कुछ चीजें निकलती रहती हैं। आज भी कहीं देखा जाता है कि शायद कहीं से कहीं से सुरंग जा रही है, कुछ किले हैं, पत्थरगढ़ किला है, मेनका ताल वगैरह है, ये सब चीजें हैं। यहाँ पर एक मंदिर है जो जिसको कहते हैं मयूर ध्वज कुआं, नक्श तरीके से इसके पास में, उसके साथ भी एक कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो हर तरह से हर एक यहाँ पर जो चिन्ह है, हर एक के साथ इसकी कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। गलखा, माँ गलखा का मंदिर भी है, जहां पर सुना है कि हमने कि रुक्मिणी का हरण वहां से हुआ था। तो आप बताइए, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, कल्पना में है, उनके बिंदु अपने कणों में समेटे हुए हैं। तो ऐसा है हमारा नजीबाबाद, और इसने हर तरह की संस्कृति देखी है, और यहाँ मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, अजान भी होती है, और सवेरे शंख ध्वनि भी होती है। तो हर तरह का कहा जाए तो एक मिला जुला कल्चर यहाँ पर है। यहाँ गुरु नानक भी आए थे, गुरु नानक देव भी आए थे, और उनके नाम से उनको एक शायद एक जगह दे दी गई थी, बांट दिया था, तो वहाँ यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। और ये भी कभी हमने कहीं पढ़ा था कि यहाँ पर सीता शायद धरती में समाई हुई थी, जहाँ वो समाई थी उसके आसपास की घास कुछ अजीब है, तो विशेष घास पाई जाती जो और कहीं पर मिलती नहीं। तो इतने सारे रहस्य समेटे हुए नजीबाबाद एक प्रणम्य जगह है, एक नमन करने योग्य जगह है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आज की नहीं, आदिकाल से जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है वो मिली हुई, वो अभी भी पुकारती है, वो अभी भी कहती है कि हम यहाँ पर हैं, हमको आओ देखो और हमको खोजो। तो मैं और ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, बाकी तो इतिहास बताएगा। मैं सिर्फ इसके बाद में और बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी, समय आप ज़्यादा तो आए नहीं लिया और है, ऐसा आपने नहीं है। समय सीमा के अंतर्गत अपना वक्तव्य जी, को संपूर्ण किया और कविता अगर कहें तो मैं बोल दूँ? बिल्कुल, बिल्कुल सर। है आपने छोटा शहर नजीबाबाद, है छोटा शहर नजीबाबाद पर गाथा इसकी अति विशेष, टूटी दीवारें खंडहर की, कहती कहानियां हैं अशेष, कहती कहानियां हैं अशेष। यह क्षेत्र कभी पांचाल देश, कभी कटहर अहिक क्षेत्र बना, सभ्यता संस्कृति शौर्य प्रेम, इतिहास भी इसके रहा घना। मालिन के तट पर बजती है अब भी शकुंतला की पायल, मालिन के तट पर बजती है अब भी शकुंतला की पायल। कुछ दृश्य अदृश्य से दिखते हैं, दुष्यंत है प्रणयबद्ध घायल, कहीं ध्यान मग्न है कण्व ऋषि, कहीं ध्यान मग्न है कण्व ऋषि, कहीं शापित बैठी शकुंतला, रच रहे काव्य कहीं कालिदास, कहीं मयूर ध्वज ध्वज का दिखा किला। पांचाली की हो रूप कथा, पंचाली की हो रूप कथा, रुक्मिणी हरण की गाथा हो, या विदुर की पावन कर्म भूमि, या हुए पराजित त्राता हो। मालिन छुपाए अभिज्ञान, मालिनी छुपाए अभिज्ञान, गंगा बहती है कुएं में जहां, वो भूमि नजीबाबाद की है। कण कण है यहाँ वहां, प्रतिध्वनित दीवारें करती हैं, वीरता नजीबुद्दौला की, कहीं सिद्धपीठ में शंखनाद, कहीं होती इबादत मौला की। फैजी नवरत्न, फैजी नवरत्न और अबुल फजल लालन पालन यही हुआ। सर सैयद अहमद खान ने भी यहाँ कार्य किया, ये भूमि हुआ। शायर हो नूर बिजनौरी या फैयास चौधरी ख्याति पात्र, शायर हो नूर बिजनौरी या फैयास चौधरी ख्याति प्राप्त, फारसी सीखती महारानी जब शहमत अली से हो ताज। उस पानीपत के रास्ते पर अब भी है युद्ध की धूल पड़ी, उस पानीपत के रास्ते पर अब भी है युद्ध की धूल पड़ी। जब 1857 की लगता है क्रांति की भीड़ खड़ी, लगता है क्रांति की भीड़ खड़ी। बिस्मिल आजाद अशफाकुल्ला, बिस्मिल आजाद अशफाकुल्ला, रोशन सिंह जैसे परमवीर जब आए यहाँ की धरती पर, तब चला क्रांति का प्रथम तीर। मत कहो नजीबाबाद को तुम एक शहर का जनपद यही हिस्सा, मत कहो नजीबाबाद को तुम एक शहर या जनपद का हिस्सा। खंडहर की दीवारें कहती हैं युग युग का भरा इसमें किस्सा, कहीं गूंज महाभारत की है, कहीं खड्ग लिए नजीब खान, कहीं सुल्ताना डाकू का कहर, कहीं अफगानी ले रहे प्राण। जंगल नदियां और टूटे किले हैं रहे नजीबाबाद जान, यहाँ लोक कथाओं की गाथा, इतिहास कहीं कहीं है पुराण। उत्तर प्रदेश के माथे पर, उत्तर प्रदेश के माथे पर यह नगर एक चंदन का तिलक, उत्तर प्रदेश के माथे पर यह नगर एक चंदन का तिलक। यह द्वार उत्तराखंड का है, आती है जहां से दिव्य महक, आती है जहां से दिव्य महक, आती है जहां से दिव्य महक। बहुत सुंदर कविता। कविता के माध्यम से पूरे आपने बिंदुओं को छूते हुए नजीबाबाद का पूरा इतिहास लिख डाला। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच आप जैसे वक्ता जब हमारे इस पटल पर आते हैं तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं सर। सर को कुछ दिनों पहले ही मैंने बोला था क्योंकि मैम ने बोला कि एक और वक्ता ले आइए आप मैम, तो मैंने सर से आदरणीय सुचित्रा जी से अनुरोध है अपना माइक बंद कर लीजिए, इको हो रहा है थोड़ा। तो लेकिन सर ने कहा बिल्कुल अवश्य आऊंगा मैम, और सर आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर। आप आए और इतनी सुंदर कविता रच दी आपने और यहाँ सुना भी थी, ये बहुत बड़ी बात है। नजीबाबाद के लिए भी एक विशेष रहा होगा, आज नजीबाबाद भी कह रहा होगा देखो मेरे लिए कविता लिखी हो गई है। धन्यवाद सर। सर आदरणीय सर ने अपने उद्बोधन में जैसे रुक्मिणी बोला तो हम पूरी वो कथा हमारे दिमाग में घूम गई। बेशक समय कम था लेकिन सर ने पूरा रुक्मिणी का, शकुंतला का, पानीपत का जैसे जैसे नाम लिया तो जैसे ऐसे लगा इतिहास के वो अध्याय हम पढ़ के और वहां की जमीन में खोद रहे हैं, कहीं कुछ मिल गया कि देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब चलते हैं आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा जी की ओर, जो कि डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी वाव इंडिया की सचिव भी हैं। अन्य अनेक संस्थाएं जैसे कि स्वागत भाषण में महोदया ने बता ही दिया है, ये भी अपने आप में दिग्गज हैं और ऐसे दिग्गज जब पटल पर होते हैं
तो कार्यक्रम में हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहती उनको सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। कहते ना उषा सुनहरे तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात भी, जल में अंतर नहीं हुई। ये यहाँ भी आ जाती हैं, वहां इनकी चमक अपनी बिखेर देती हैं और इतना अच्छे से मुस्कुराती हैं। इनका खिलखिलाना मुझे बहुत अंदर तक खुश कर जाता है कैसे भी मूड में बैठी हूँ, मैम से अगर बात होती है तो ये खिलखिला के जो बात करती है ना, उसे अंतरात्मा तक ऐसा मुस्कुराने लगती है मेरी मैं तो ससम्मान स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी का। ये चलिए हम इनसे फिर से सुनते हैं एक बार नजीबाबाद को। स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर रश्मि और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सादर नमन। और मिश्रा जी की तो बात ही क्या करें, मिश्रा जी तो जहाँ बैठते हैं बस तो मिश्रा जी आपने बहुत कुछ नजीबाबाद के विषय में बताया, इसका पौराणिक महत्व के विषय में बताया और जो बहुत सही बिल्कुल आपने इसके विषय में बताया है। आभारी हैं आपके कि आपने हमारे शहर को इतना गौरवान्वित किया उसके विषय में बता करके। जी हाँ, नजीबाबाद हमारा मायका है। पहले बात हुई थी डॉक्टर रश्मि से ऋषिकेश के विषय में। ऋषिकेश हमारी ससुराल है, नजीबाबाद मायका है और उत्तर प्रदेश में ही संभल हमारी ननसाल है। फिर तो और दिल ये की बात सारे है ही पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के शहर हैं। तो नजीबाबाद की गला थोड़ा ऐसा है, इसलिए बीच बीच में अगर खखारें तो उसको बिल्कुल बिल्कुल माफी दीजिएगा। नजीबाबाद पौराणिक महत्व का तो है ही, साथ ही साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी नजीबाबाद जाना जाता है। इसके अलावा नजीबाबाद जाना जाता है यहाँ की चीनी मिलों के लिए, यहाँ के जो लोहे के काम होते हैं, चक्कू छुरियों के लिए पहले बहुत जाना जाता था, लेकिन बाद में फिर जितना ये होते ना लोहे के करछी वगैरह, कढ़ाई वगैरह, जो लोहे के घर में काम आने वाली चीजें होती हैं उनके लिए जाना जाता है नजीबाबाद। कत्था की जो फैक्ट्रियां हैं वो नजीबाबाद में हैं। तो नजीबाबाद और साथ ही उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा जंक्शन है रेलवे का, जहां काफी देर ट्रेन रुकती है, क्योंकि इधर आप सहारनपुर, हरिद्वार की तरफ से आगे मुरादाबाद, लखनऊ वगैरह की तरफ जाइए तो बीच में नजीबाबाद बड़ा महत्वपूर्ण जंक्शन है जिला बिजनौर में, मालिनी के किनारे, हिमालय की तराई में। इसकी खासियत ये है कि एक तरफ मालिनी नदी प्रवाहित होती है जिसे लोकल अपनी लोक भाषा में मालन नदी कहा जाता है, और इसके 3 तरफ पहाड़ हैं। इसे 1750 के दशक में, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने भी बताया, रोहिला पठान था नवाब नजीबुद्दौला, उसने इसको अपने प्रमुख सैन्य और प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में इसको बसाया था। इसको बसाने का जो खास उनका उद्देश्य था वो था उत्तर भारत में अपनी शक्ति को मजबूत करना, हिमालय की तराई के क्षेत्रों को सुरक्षा करना और दिल्ली और रुहेलखंड के बीच व्यापार मार्गों को नियंत्रित करना। ये नवाब का मुख्य उद्देश्य इस शहर को बसाने का था। और यहाँ पर नवाब ने ये जो पत्थरगढ़ का किला है, ये पत्थरगढ़ उस जगह का नाम था जहाँ पर नवाब ने किला बनाया। ये भी सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से बनाया था और अभी भी आप उस किले में जाइए, हालांकि रख रखाव के अभाव में काफी वो जीर्ण शीर्ण स्थिति को हो गया है, लेकिन अभी भी वहाँ की दीवारों में वो छोटी छोटी सुरंगें सी होती है ना, जिनमें गन रख करके चलाते हैं, वो अभी भी आपको दूर से ही दिखाई दे जाएंगी। इसके अलावा एक और किंवदंती भी है कि वहां पे कोई सुरंग है जो बहुत दूर तक जाती है, और सुल्ताना डाकू जब डाके डाल के आया करता था तो वहां पर आकर के वो छिपा करता था। ऐसी भी मान्यता इस किले के बारे में है, इसीलिए इसको नवाब नजीबुद्दौला का किला भी कहते हैं, पत्थरगढ़ का किला भी कहते हैं और सुल्ताना डाकू का किला भी कहते हैं। बचपन में अपने स्कूल की तरफ से हम लोग कई बार वहां पिकनिक के लिए जाया करते थे। तो ये तो इसकी कहानी रही। अब इसमें आप एक तरफ चलते चले जाइए तो आप कोटद्वार पहुंच जाएंगे। कोटद्वार जहां पर सिद्धबली का सिद्ध मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जो खोह के किनारे है, उसके नीचे खोह बैठती है। जब कोटद्वार में हमारा कार्यकाल रहा
तो हम अक्सर सिद्ध बलि मंदिर पे चले जाया करते थे, उसकी मुंडेर पे पैर लटका के बैठ जाते थे, नीचे कल कल चल चल करती खो बहती थी, बरसाती नदी है, और हम उससे बतियाया करते थे, उसके साथ बातें किया करते थे। बड़ा और ऊपर आपको दूर दूर तक पहाड़ियां दिखाई देंगी, तो ये कोटद्वारका है। फिर इधर नजीबाबाद की तरफ आते हैं। नजीबाबाद और कोटद्वार के बीच में पड़ता है और आकाशवाणी का ट्रांसफार्मर का बिल्डिंग पड़ती है, और उसके बाद पड़ता है नजीबाबाद का आकाशवाणी केंद्र। पिछले 43-44 बरस से वहां से कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। हम भी वहां से, जब तक हमारा विवाह नहीं हुआ था, हम आकाशवाणी नजीबाबाद से बहुत सारे क्षेत्रों में हम वहां पर जुड़े रहे। नजीबाबाद के अंदर नवाब का मकबरा है, नवाब की और उनकी बेगम की कब्रें हैं। इसके अलावा बारादरी है, जामा मस्जिद है जो उसी जमाने की है, मतलब नवाब की बसाई हुई है। तो ये वहाँ की ऐतिहासिक जगह है। एक और इसकी खास बात थी कि नवाब ने जब इस शहर को बसाया तो वो तो सिपाही था, युद्धों में रहता था, पानीपत का युद्ध का अभी जिक्र। और जो हमारी आज की जनरेशन है जिसको नहीं पता है, उसने अगर पानीपत मूवी देखी होगी तो उसमें संजय दत्त ने उस किरदार को निभाया था। तो इससे वो आज की जो हमारी पीढ़ी है वो समझ जाएगी। तो वो तो कहाँ से लाता यहाँ बसाने के लिए, उसके सिपाही हो सकते थे और कौन हो सकता था। तो उसने अलग अलग जगहों से, यहाँ जैसे शामली से लोगों को लेके गया, उनको बसाया, रामपुर से लेकर के गया, पठानकोट से, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लोगों को लेकर के वहां उसने ला करके बसाया। और उनके नाम पर बहुत से मोहल्लों के नाम है, मोहल्ला शामली है, मोहल्ला पठानपुरा है, मोहल्ला रामपुरा है, इस तरह से बहुत सारे जो मोहल्ले हैं उनके नाम उन शहरों के नाम पर हैं जहां से नवाब ने लोगों को ला करके वहां पर बसाया था। वहां पर शाकंभरी देवी का मंदिर है जो बहुत प्राचीन पौराणिक मंदिर है, और उसके विषय में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई, चूंकि शाकंभरी देवी का मंदिर वैसे तो सहारनपुर के आसपास कहीं पर है, लेकिन अगर कोई वहां नहीं जा पाता है तो यहाँ पर भी आ जाए तो उसको वही फल मिलता है जो शाकंभरी देवी जाने पर मिलता है। वो शाकंभरी देवी का मंदिर वहां का सिद्धपीठ है, और नवरात्रों के दिनों में वहां पर अच्छा खासा लोग आते हैं। और बाहर ये जो जैसे मंदिरों के बाहर होता है तो ये वहां पर हुआ करता है। उसके बाद फिर वहां एक मंदिर है, मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर। एक्चुअली वो मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है जिसको मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है, और उस मोहल्ले का नाम भी मुक्तेश्वर महादेव ही है। वो शिवजी का सिद्धपीठ है। और वहां पर जैसे आजकल तो आपने देखा होगा कि श्रावण के महीने में कांवरों का जोर चलता है, लेकिन हमारे यहाँ जो फाल्गुन मास में शिवरात्रि आती है उसको शिवजी को जल चढ़ाया जाता था, और तब ऋषिकेश हरिद्वार से लोग कांवड़ में जल भर के ले जाया करते थे। और करीब हफ्ता 10 दिन कांवड़ियों की वहां पर धूम रहती थी। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सदी झजी कांवरें आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाया करती थी। उसी के पास में हनुमान जी का मंदिर है, वो भी मुक्तेश्वर महादेव का हनुमान जी का मंदिर कहलाता है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो भवन का मंदिर आ जाता है जो देवी का मंदिर है, उसकी भी बहुत ख्याति है। और इन सारे मंदिरों में केवल नजीबाबाद से नहीं आसपास से दूर दूर से लोग आते हैं, मन्नतें जिन्होंने मांगी हुई होती हैं वो लोग आते हैं। और एक खास बात, उस भवन के मंदिर के दूसरी तरफ है नन्हे मियाँ की मजार। जैसे आपने मेरठ में देखा होगा कि नौचंदी के मेले में मजार में मेला लगता है और मजार पे उर्स होता है, वैसे ही हमारे यहाँ नन्हे मियाँ की मजार पर नेज़ों का मेला लगा करता है। अब नेज़ों का मेला क्या है, नेज़े कहते हैं, ये जो भाले वगैरह होते हैं इनको नेज़े कहा जाता है। तो वो वहां पर जो नवाब के जमाने में कभी वहां पर सैन्य प्रदर्शन होते रहे होंगे, और वो लोग अपने अस्त्र शस्त्रों की वहां पर झांकियां लगाते रहे होंगे, जो बाद में मेले के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और वहां पर घर गृहस्थी की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें उन मेलों में मिलती हैं। 10-15 दिन वो मेला चलता है। और उसकी एक और खासियत है कि वहां हलवा पराठा बहुत अच्छा मिलता है। इतना बढ़िया हलवा पराठा की नाम लेते के साथ ही मुंह में पानी आ जाता है। वो वहां की एक खासियत है। वहां पर आप तो मिश्रा जी इलाहाबाद से हैं,
जो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का, नजीबाबाद का जो केंद्र है, वो सबसे पहले हमारे पिताजी ने ही लिया था। और एक ये अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों, शायद साल डेढ़, जब पिछली बार पद्मश्री अवार्ड मिले थे, तो एक माधुरी उनियाल, माधुरी बर्थवाल को गढ़वाली लोक संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला था, जो कि वहाँ आकाशवाणी से भी जुड़ी रही। उन्होंने हमारे ही घर में रह करके इलाहाबाद से प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर किया था। हमारे ही घर में वो आकर के रहा करती थी और हमारे पिताजी से वो संगीत सीखा करती थी, माधुरी बर्थवाल। और बड़ा अच्छा समय। राधे राधे। इसके अलावा साहित्यिक गतिविधियों के लिए बड़ा वो क्षेत्र है। वहाँ पे आदरणीय दुष्यंत कुमार त्यागी जी नजीबाबाद के पास ही नवादा के रहने वाले थे, और जो जिनका खंडहर बता रहे हैं, खंडहर बचे हुए हैं, बता रहे हैं इमारत बुलंद थी, ऐसा कुछ शायद उनका है। कब? अभी तो वो वहीं के थे, दुष्यंत कुमार त्यागी जी। इसके अलावा नवभारत, हाँ, टाइम्स ग्रुप जो है, नवभारत टाइम्स ग्रुप जो है, वो भी, उसके भी जो कर्ता धर्ता हैं, उसके भी जो ऑनर है, वो नजीबाबाद के ही हैं। साहू शांति प्रसाद जैन, साहू श्रेयांश प्रसाद जैन, साहू रमेश जैन, ये सब लोग नजीबाबाद में अभी भी उनकी हवेली है, उनकी कोठी है। और ये सब लोग स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े रहे, फ्रीडम स्ट्रगल से भी जुड़े रहे। हमारे पिताजी, हमारे चाचा रमेश जैन जी, ये सब लोग। और जब ये लोग अपने किस्से सुनाते थे कि हम किस तरह से सरकारी अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाया करते थे, ये किया करते थे, वो किया करते थे, तो उन दिनों हम सोचते थे कि अरे हम क्यों नहीं थे उस समय में जो ये सब चीजें हम देखते। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल से नजीबाबाद का बहुत गहरा संबंध रहा है। इसके अलावा वहाँ पे आपने ये जो हैं आपके विशाल भारद्वाज, जो फिल्म निर्माता हैं, इनके पिता राम भारद्वाज खंडसारी इंस्पेक्टर हुआ करते थे, और उनकी पोस्टिंग काफी अरसा नजीबाबाद रही, और बड़े अच्छे वो कवि भी थे। तो वहाँ का जो साहित्यिक सर्कल था और जो संगीत का जो सर्कल था, उसमें उनकी पूरी उठ बैठ थी, और वहाँ पर उनसे काफ़ी मिलना जुलना भी हुआ करता था, तो वो वहीं पर रहे। इसके अलावा नवभारत टाइम्स के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे मधुसूदन आनंद जी, जो अभी पिछले दिनों स्वर्ग सिधार गए हैं, वो भी नजीबाबाद के ही हैं। इसके अलावा अल्लामा ताजवर, इंद्रदेव भारती, रमेश रायजादा, बहुत सारे नाम हैं जो नजीबाबाद ने दिए हैं। हारमोनियम वादक अब्दुल कयूम खान, ये वहीं के हैं, नजीबाबाद के ही हैं। तो ये तो वहाँ की एक साहित्यिक परंपरा रही। मालिनी नाम से वहाँ पर एक पत्रिका भी पहले निकलती थी, अब निकलती है या नहीं हमें नहीं मालूम। तो आप जब नजीबाबाद शहर के अंदर आकर के मोटेश्वर महादेव और हनुमान जी के मंदिर से होते हुए भवन के मंदिर तक पहुंचेंगे, तो आगे जाकर के वहां पर पड़ता है मूर्ति देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज और मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कॉलेज, जो कि जहां पर कि गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, और ये साहू जैन ट्रस्ट के स्कूल्स हैं। वहां का डिग्री कॉलेज भी साहू जैन ट्रस्ट का ही है, और अभी वहां पर रमा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी बन गया है, जो कि वहीं की एक हिंदी की प्रोफेसर हैं श्रीमती शशि अग्रवाल, उनके प्रयासों से वो वहां पर बना है। वो भी मालिनी नदी के किनारे ही है। तो जब हम टीले की ढाली से एक ढाली पड़ती है जिसमें बहुत सारी सीढ़ियां हैं, और वहां से उतर कर जब हम टीले की तरफ जाते हैं, तो वो पूरा मंदिरों का इलाका है। वहां पर मंदिर ही मंदिर बसे हुए हैं, और वहीं पर रामलीला मैदान है। हमारे यहाँ जो 10 दिन की जो रामलीला होती है, वो भी बड़ी प्रसिद्ध हमारे यहाँ की रामलीला रही। और उसके बाद में फिर वहां पर नाटक प्रतियोगिताएं हुआ करती थी रामलीला की समाप्ति होने पर। एक चीज और होती थी, वहां अखाड़ा निकलता था। हमारे पिताजी खुद गंगाराम अखाड़े से जुड़े रहे। एक तो भरत मिलाप के दिन अखाड़ा निकला करता था, एक जन्माष्टमी के अगले दिन जो नवमी आती है उसको अखाड़ा निकलता था, और उसमें बच्चे सजे धजे झांकियां होती थी, और उनके पीछे पीछे वो अखाड़े वाले अपने बल्लम वगैरह लेके उनसे करतब दिखाते हुए चलते थे, और बैंड बाजा साथ में होता था, ढोल ढपली सब होता था। तो वो बड़ा मतलब लोग पूरा साल इंतजार करते थे कि कब भरत मिलाप हो और कब वो नवमी आए और हम लोग अखाड़े को देखने जाएं। इतना उसका लोगों में क्रेज था।
इसके अलावा चूंकि जैनी वहां पर बहुत हैं, जैन लोग वहां पर बहुत हैं, 2 मंदिर हैं वहां, एक बड़ा जैन मंदिर, एक छोटा जैन मंदिर। तो इनका जो दशलाक्षणी पर्व होता है भाद्रपद मास में, उसमें 10 दिनों तक इतनी चहल पहल मंदिर में रहा करती थी, दिन भर, क्योंकि उत्सव का शहर है, उत्सव प्रिय शहर है, तो पूरा दिन उत्सव रहा करता था। और जिस दिन समापन होता था उस दिन रथ यात्रा निकलती थी। रथ में इंद्र भगवान को, मतलब किसी को इंद्र भगवान बना करके बैठाया जाता था, उसकी बोली लगती थी कि उस रथ पर जो इंद्र चढ़ेगा वो कितने पैसे देगा, उसकी बोली लगती थी। तो जिसकी सबसे ज्यादा बोली होती थी उसको इंद्र बनाया जाता था और वो जुलूस के साथ मालिनी नदी पर जाता था और मालिनी नदी से वो जल भर करके मूर्ति देवी स्कूल में आते थे, वहां पर विश्राम करते थे और वहां मेला भरता था। वहां पर एक से एक खाने पीने, हमारे यहाँ की मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं। हमारे यहाँ के ये जो जिसे दिल्ली में दाल बीजी कहते हैं, दाल मोठ, हमारे यहाँ का पेठा, हमारे यहाँ की सोहन पापड़ी, ये सब बहुत फेमस है। छेने की मिठाई जैसे बंगाल की है, हमारे यहाँ की बहुत फेमस है छेने की मिठाई। तो ये सब वहाँ उस मेले में छठे छठे जो खास खास लोग होते थे उनकी वहाँ पे स्टॉल लगा करते थे। उसके बाद शाम को वो लोग वहां से रथ में बैठकर वापस जाते थे, बड़े जैन मंदिर पहुंच के वहां इंद्र जो थे वो भगवान महावीर का उस मालिनी के जल से अभिषेक किया करते थे। इसके अलावा श्रावणी पर जो उपाकर्म होता है, तो उस समय तो पापा ही कराया करते थे उपाकर्म, तो वो भी मालिनी के किनारे ही हुआ करता था। मालिनी वहां पवित्र, हालांकि बरसाती नदी थी लेकिन पवित्र नदी मानी जाती थी। और वो बरसाती नदी ऐसी थी कि बरसात में तो वहां बाढ़ आती ही थी, ऊपर अगर कोई बर्फ का पहाड़ टूट के गिरा है तब भी उसमें बाढ़ आ जाया करती थी और वो ऊपर ढाली तक आ जाता था। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में, क्योंकि मूर्ति देवी स्कूल और मूर्ति देवी सरस्वती स्कूल दोनों का जो पीछे का गेट है वो नदी के बिल्कुल किनारे खुलता है, तो स्कूलों के अंदर पानी घुस आया करता था। और कई बार रियासत पास, नदी के उस पार सहारनपुर रियासत है, वहां से हाथी भेजे जाते थे, उन पे चढ़ा चढ़ा कर बच्चों को निकाला जाता था, इतनी बाढ़ आती थी। और एक बार तो बाढ़ हमने अपने ही उसमें देखी है, हम जॉब में थे तब, तो हर घर से खाने के डिब्बे बन करके गए थे, जो कि जो रेस्क्यू टीम थी उनको दिए गए थे, वो हेलीकॉप्टर्स में रख करके और उनको उनके पास फेंक रहे थे जो बाढ़ में बचे हुए थे। लोग पेड़ों पे चढ़े हुए हैं, मवेशी बह रहे हैं, लोगों की झोपड़ियां बह, क्योंकि उधर कछियाना है सारा, काछी माली उधर रहते हैं, वो सब बहे चले जा रहे हैं। बड़ा इतना दर्दनाक दृश्य था। तो ऐसी बाढ़ वहां आया करती थी, अभी आती है या नहीं हमें नहीं मालूम। मालिनी के किनारे किनारे आप चलते चले जाइए। आचार्य विनोबा भावे ने अपनी घोर घने जंगल में, उनकी उपन्यास है, पुस्तक है, उसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा की है। मालिनी के किनारे किनारे आप चलते चले जाइए तो सीधा भरत की जन्मस्थली और शकुंतला और दुष्यंत की प्रणय स्थली कण्व ऋषि आश्रम पहुंच जाएंगे। पैदल भी जा सकते हैं और लंबे रास्ते से बस से भी जाया जा सकता है। तो जो लोग चलने के शौकीन हैं वो मालिनी के किनारे किनारे जंगल से होते हुए कण्व ऋषि आश्रम पहुंच जाते हैं। हमारे जो स्कूल था उसकी जो क्लासरूम्स उस तरफ थे जिधर की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती थी, तो हम लोग अपनी खिड़की में बैठ जाते थे और पहाड़ों पर दूर बर्फ पड़ी दिखाई देती थी। अब बच्चों को तो पता नहीं होता कितनी दूर है ये, बच्चे तो सोचते थे नजदीक ही होगा और हम लोग भागकर पहुंच जाएंगे वहां पर। वो तो बड़े होने पर पता चला कि भैया बहुत दूर है, इतनी जल्दी में आप वहां नहीं पहुंच सकते हो। तो ये मालिनी नदी का है। इसके अलावा मुहर्रम के दिनों में वहां पर जब ताजिए निकला करते थे तो उनको देखने भी बहुत भीड़ वहां पर उमड़ा करती थी। मालिनी के किनारे ही जंगल में आगे चले जाइए तो आगे मोरद ध्वज का किला है, जिसे मयूर ध्वज कहते हैं, अभी मिश्रा जी ने जिक्र किया। तो वो मोरद ध्वज का किला वहां पर है, जहां पर कि उस समय के पांडवों के काल के अवशेष उपलब्ध होते हैं और अभी भी वहां पर जब खुदाई होती है तो निकलते रहते हैं। इधर बिजनौर की तरफ चले जाइए तो वहां पर गंगा के किनारे विदुर आश्रम है, महर्षि विदुर की कुटिया है वहां पर। और वहां पर जो ये कार्तिक की पूर्णिमा होती है, इसको गंगा स्नान का
जो मेला है वो भरा करता है। तो ये है। अभी तो क्या है कि वहां पे अभी 2-3 साल पहले नजीबाबाद गए थे, तो होता ही है कि आप अपने शहर जाते हैं तो आपको लगता है कि एक बार घूम के आया जाए, जब काफी समय के बाद जाते हैं। तो हमने वहां ई रिक्शा की और उसमें बैठ के शहर घूमने निकल गए। तुमने देखा बहुत सारे फ्लाईओवर बन गए हैं, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या से भी वहां पर निजात मिला है। बहुत सारे मॉल्स खुल गए हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बन गई हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत तरक्की नगर ने की है। ये सब हुआ है, लेकिन इसकी वजह से जो वहां का प्राकृतिक परिदृश्य था वो कहीं लुप्त हो गया है। वो जो बर्फ की ढकी पहाड़ियां दिखाई देती थी वो अब नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनके और शहर के बीच में हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई हैं। वो जो मालिनी के किनारे किनारे आप चले जाते थे, वो वहां तक पूरी की पूरी जो है बिल्डिंग्स हो गई हैं। रामलीला मैदान भी लोग तो कहते हैं उतना ही बड़ा है, लेकिन क्योंकि उसके चारों तरफ बिल्डिंग्स बन गई तो वो बहुत छोटा लगने लगा है। तो ये तो रही नजीबाबाद की बात। और अब क्योंकि इधर आप चले जा, एक और नजीबाबाद की खासियत है। वो खासियत ये है कि मुस्लिम बहुल होते हुए भी नजीबाबाद निश्चित रूप से नवाब का बसाया हुआ शहर है, मुस्लिम बहुल शहर है, लेकिन हमारे आसपास के सब किरतपुर, नगीना, धामपुर, हर जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लेकिन नजीबाबाद का रिकॉर्ड है वहां कभी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। और उसका कारण है कि जो भी वहां के प्रतिष्ठित हिंदू परिवार हैं और प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार हैं, उनके आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं। तो वो लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। वहां पर 2 कत्था फैक्ट्री हैं, चंद्रा कत्था फैक्ट्री और लक्ष्मी कत्था फैक्ट्री, जहां पर कि ये पान मसाले में जितनी भी चीजें काम में लाई जाती हैं वो सारी चीजें बनती हैं। नजीबाबाद से अगर आप थोड़ा ऊपर चलें तो आप चलते चलते लालढांग पहुंच जाएंगे, कालागढ़ होते हुए लालढांग पहुंच जाएंगे, और लालढांग से देहरादून तक सारे बांसों के और कत्थे के जंगल हैं, घने जंगल हैं। तो बांसों का भी वहां से बहुत व्यापार होता है, और जो कत्थे के जंगल हैं वहां से कत्थे की लकड़ियां इन कत्था फैक्ट्रियों में आती हैं और यहाँ पर उनको जिस तरह से भी वो करते हैं। पिछले दिनों पीछे यहाँ पर हमारी 82-83 के आसपास की बात है, 82-83 के आसपास की, वहां पर एक प्रेशर कुकर भी बनना शुरू हुआ था, देवी दयाल प्रेशर कुकर, लेकिन वो बाद में बंद हो गया। वहां कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट भी वहां पर रहा नजीबाबाद में, पेपर मिल वहां पर रही, लेकिन ये सब समय के साथ साथ धीरे धीरे एक तरफ कुछ प्रगति होती है तो एक तरफ कुछ नुकसान भी होता है। मालिनी, जब हमने आपको अभी बताया कि जब हम वहां गए तो मालिनी नदी पर भी पहुंच गए। वैसे तो वो बरसात में बहुत उसमें बाढ़ आ जाती है, लेकिन बिना बरसात के भी इतना पानी होता है कि पहले कच्चा पुल बना करता था जो बह जाया करता था, अब तो पक्का पुल बन गया है जो नजीबाबाद हरिद्वार को जोड़ता है। तो ये मालिनी नदी आगे जाकर के बिजनौर में जाकर के बिजनौर के आसपास गंगा में मिल जाती है मालिनी नदी, और ये आती है शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे से। जब हम वहां गए तो हमने देखा मालिनी बिल्कुल सूखी पड़ी थी और मालिनी के अंदर लोगों ने झोपड़ियां बनाई हुई थी। तो बड़ा वहां पर उसको देख करके दुख हुआ कि एक तरफ इतना विकास हो रहा है कि नए नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, नए नए स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं में, हेल्थ सर्विसेज में बहुत वो हुआ है, दूसरी तरफ ये जो प्रकृति का जो दोहन हुआ है वहां से, किस लिए कि वहां की रेत, वहां की बालू लेने के चक्कर में हमने सुना वहां पर काफी आंदोलन वगैरह भी हुए उसको लेकर के कि मालिनी की इतनी उसको नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। तो नजीबाबाद के बारे में और क्या कहें, जितना कह सकते थे बहुत सारा मिश्रा जी ने बता दिया। मालिनी पर एक हमने कविता
उसी समय लिखी थी। अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाए। नहीं, स्वागत है मैम, स्वागत। सुनाइए। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से नीचे भागी आती हूं मैं, करने हेतु चरण स्पर्श बाबा हेमकूट के। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से नीचे भागी आती हूं मैं, करने हेतु चरण स्पर्श बाबा हेमकूट के। कल कल छल छल की मधुर ध्वनि में राग सुनाती मल्हार का। क्योंकि पाकर साहचर्य सखी वर्षा का, साथ लिए स्नेह की अथाह जल राशि, भरने लगती हूं हिलोरे आनंद के समुद्र में। मार्ग में कभी मिल जाते हैं हिमखंड भी मुझ में, टूटकर अपनी शिखाओं से। मार्ग में कभी मिल जाते हैं हिमखंड भी मुझ में, टूटकर अपनी शिखाओं से। अथवा तीव्र ढालान वाली शकुंतला धार से प्रवाहित होता जल। वहां पर एक धार बहती है जिसको शांतल्या धार भी कहते हैं और शकुंतला धार भी कहते हैं। ये शायद हमारे ख्याल से शकुंतला के नाम पर ही उसका नामकरण हुआ होगा। तो अथवा, और वो बड़ी तेजी से बहती है, बहुत तेजी से। वो कहते हैं कि बसों की बसें बहा सकती है, इतनी तेजी से बहती है। तो अथवा तीव्र ढालान वाली शकुंतला धार से प्रवाहित होता जल, तो हो जाती है वृद्धि और भी मेरे अमृत तुल्य जल में। मंदार ताम्र कीकर और शंकर प्रिय मालू बिल्व जैसे, न जाने कितने विशाल वृक्षों का रहे हैं आश्रय तट मेरे। मंदार, ताम्र, कीकर और शंकर प्रिय मालू बिल्व जैसे न जाने कितने विशाल वृक्षों का रहे हैं आश्रय तट मेरे। सुरम्य तट प्रदेशों से युक्त मैं ही तो थी शोभा आश्रम की महर्षि कण्व के, जहां पाला था उन्होंने शकुनी तले निद्रा मग्न शकुंतला को। करती थी बाल क्रीड़ाएं जो असंख्य शकुनी मित्रों के साथ। हुआ था पालन पोषण जिसका ऋचाओं के साथ वेदों की। मंगल गान गाते तोते भी जहां करते थे उच्चार मंत्रों का वेदों के। सुनकर जिन्हें आनंदित हो नर्तन करते थे शिशु हिरणों के। सिंह शावक भी जहां रखते थे मित्रता, साथ गुरु भ्राता मृग शिष्यों के। सिंह शावक और मृग शिशु गुरु भाई थे। तो सिंह शावक भी जहां रखते थे मित्रता, साथ गुरु भ्राता मृग शिष्यों के। साक्षी रही हूं अनगिनती अग्निहोत्र यज्ञों की, जो थे अंग जीवनचर्या का प्रतिदिन की महर्षि कण्व की। सुषमा से जहां की आकर्षित हो चले आए थे दुष्यंत भी। देखा जो वहां मृग नयनी शकुंतला को, भूल कर राज काज रचाया था विवाह गांधर्व साक्षी में मेरी ही। ले जाऊंगा तुम्हें ससम्मान बनाकर रानी अपनी, दिया था वचन होते समय विदा उस गजगामिनी से। किंतु हरि हतभागिनी, किसने सिखाया था तुझे प्रेम में इतनी अधिक संज्ञा शून्य हो जाना, प्रमादी हो जाना, जो भूल गई करना सम्मान ऋषि दुर्वासा का। क्यों नहीं रखा स्मरण उस शिक्षा का, प्राप्त की थी जो पिता कण्व से, कि हो जाता है नष्ट वह संबंध प्रेम का, होता है जो अमर्यादित उच्छृंखल युक्त काम वासना से। करना पड़ता है पश्चाताप उस नीति विहीन प्रेम के लिए। यही संभवतः नियति थी तुम्हारी, अथवा बनना था मुझे साक्षी बाल क्रीड़ाओं का, पुत्र सर्वदमन की भी। भरत का नाम सर्वदमन भी था। अथवा बनना था मुझे साक्षी बाल क्रीड़ाओं का, पुत्र सर्वदमन की भी। गिनता था जो दांत शावकों के सिंहों के, देखकर जिसे मैं लगा आती दौड़ आनंदित हो ना जाने कहां कहां तक। तोड़कर सीमाएं अपनी बहा ले जाती थी मार्ग की सभी बाधाओं को साथ अपने, ताकि निर्बाध हो तुम प्राप्त कर सको साहचर्य पति का
समाप्ति पर ऋषि के श्राप की। ये मालिनी बोल रही है। करती हुई पोषण सभी वनस्पतियों का मार्ग की, कराती हुई पान अपने सुधा में जल का, तट पर प्रतीक्षारत विशाल वृक्षों को मैं स्वयं पहुंच जाती थी गोदी में मां गंगा की, जो सहलाती हुई स्नेह से ढांप लेती थी मुझे आंचल में अपने। देखती हूं अभी मैं मिलन न जाने कितने प्रेमियों का, देखती हूं अभी भी मैं मिलन न जाने कितने प्रेमियों का, किंतु जब होता है भस्म अमर्यादित प्रेम उनका, श्राप से किसी ऋषि के अथवा उन्माद से अपने ही, तो व्यथित मन जा छिपती हूँ गोद में मां गंगा की। आज रौंद दिया है तुमने तटों को मेरे, आज रौंद दिया है तुमने तटों को मेरे, बनाते जा रहे हो पंक्तिबद्ध भवन कल कारखाने, लूट कर मेरी संपदा को, तो तुम लोग मेरे चारों ओर तपस्यारत वृक्षों को रचकर षड्यंत्र छीन ली है मेरी हरित मुस्कुराहट तुमने, सुखा दिया है मुझे, रुद्ध कर दिया है उन्मुक्त प्रवाह मेरा, किंतु कब तक सूखने दूंगी अमृत में अपने हृदय का, लौटूंगी एक बार पुनः साथ पूर्ण वेग के, तोड़कर मानव निर्मित समस्त मर्यादाओं को, बहा ले जाऊंगी तुम्हारे सभी अनैतिक निर्माणों को, क्रोध से उत्तुंग प्रवाह में अपने, ताकि पुनः प्राप्त हो सके नवजीवन मेरी सखी वसुधा को अमृत रस से मेरे। यही है इतिहास मेरा, वर्तमान भी और संभवतः भविष्य भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर कविता सुनने को मिली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला, इसलिए मैं बीच में मैंने टोकना उचित नहीं समझा क्योंकि मुझे लग रहा था खुद की भी जानकारी पड़ रही है, और सुनते चले जाओ, समय का कभी कभी पता नहीं चलता। आदरणीय पूर्णिमा जी का उद्बोधन ऐसा था जैसे शुरुआत में एक छोटी बच्ची नदी के पानी को देख रही हो और उसमें खेल रही हो, लेकिन बाद में लगा कि जैसे रिक्शे पे बैठकर पूरा शहर घूम रहे हो हम और उसके बाद पूरे धर्म से जो ओतप्रोत है नजीबाबाद का जो वर्णन है, हर मंदिर का, हर तरीके से आपने वहां पर आकाशवाणी का। हमारे यहाँ एक मोहल्ला हुआ करता था जिसको रंडियों का मोहल्ला कहते थे। रंडियों का मोहल्ला इसलिए कहते थे कि कभी नवाब के दरबार में कभी तवाइफें नृत्य वगैरह कर दी थी, तो उन्होंने वो जो हवेलियां थी वो उन तवाइफों को दान में उनको मतलब नजराने के रूप में दे दी थी, तो वो लोग वहां बसी थी। बाद में उनके वंशज बसे तो उनको रंडियों का मोहल्ला कहा जाता था। और वहां पर कोई भी भले घर का आदमी अपना घर बनाना नहीं पसंद करता था, हालांकि अब तो लोगों ने सब क्योंकि अपना वो वैश्यायफ रही ना कुछ रहे। बेगम अख्तर साहिबा जो थी उनके भांजे थे मुन्ना मिरासी, वो वहीं रहते थे अपनी बेगम के साथ। उनकी बेगम भी किसी तवायफ की ही वंशज थी, तो उनके यहाँ अक्सर 2 बार बेगम अख्तर साहिबा आई तो उनके यहाँ जाने का मौका मिला। तो उन भवनों को देख कर के ही पता लग जाता था, वो भवन अपनी कहानी स्वयं कहते थे, ऐसा वो। और एक बात और, नजीबाबाद में पानी का अभाव था, बहुत नीचे तक खुदाई करो तब जाकर के पानी निकलता था, क्योंकि पत्थर आ जाया करते थे। और पानी मीठा नहीं था, सिर्फ 2 जगह का पानी मीठा था, एक तो बड़े जैन मंदिर का और एक जो रंडियों के मोहल्ले में कुआं था उसका। 2 जगह का पानी मीठा था। मतलब वहां भी कुछ बहुत मीठा था जहाँ लोग बुरा समझते थे जाना। बहुत सुंदर वर्णन और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने नजीबाबाद को समझाया, वहाँ का खाने का क्या क्या है, कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही सारगर्भित रूप से आपने समेटा है नजीबाबाद का। और कहने भी क्या, मायका बहुत से लोगों का होता है, लेकिन तब भी लोग उस तरह से उसको नहीं जान पाते। जिस तरह से आपने वो नदी की पूरी व्याख्या की कि कौन कौन सा झरना है, सचमुच ऐसा लग रहा था कि हम रिक्शे पे बैठ के पूरा नजीबाबाद घूम रहे हैं कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मिश्रा जी मेरी बात से सहमत हैं, कुछ ऐसा ही बिल्कुल।
मैं तो बिल्कुल उस दृश्यों में खो गया था। बिल्कुल। मुझे ऐसा एक लगा कि जैसे मैं साथ-साथ चल रहा था। साहित्यकार जब बहुत सुंदर। किसी का वर्णन करते हैं, तो आपने बहुत खूबसूरती से शब्दों को चुन के और उसकी जी, व्याख्या की। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आदरणीय पूर्णिमा जी। आज का बहुत कार्यक्रम एक हद तक सफल लग रहा है क्योंकि हमने नजीबाबाद का पूरा साहित्य से लेकर आज तक उनका एक-एक शायद हवा तक को हमने छू लिया है, पानी को छू लिया है, धरती को छू लिया है। पंच तत्व रहते हैं, उनमें से कई तत्व हम जान चुके हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम ऋषिकेश रह गया, ऋषिकेश पे बाद में बात करेंगे। हाँ, ऋषिकेश में एक अलग से मैं कार्यक्रम रखवाऊँगी सर से, क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम था तो हम भटक गए थे और चूँकि 3 वक्ता हो गए हमारे, तो हम ऋषिकेश पे लेकिन सुनेंगे ज़रूर अलग से मैम। उसके लिए मैं सर मिश्रा को जी ने तो नजीबाबाद धन्य के बारे में जो कविता पढ़ी, उसमें उन्होंने नजीबाबाद की सारी जी, जी। तो अब कहानी कह चलते दी। हैं हम अगले वक्ता की ओर, समय का ध्यान रखते हुए आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार द्विवेदी जी सर हैं फतेहपुर से हमारे साथ। सर आप सादर आमंत्रित हैं इस नजीबाबाद पर उद्बोधन सुनने के लिए। हम सभी लोग व्याकुल हैं आपका आपके शब्दों में हम नजीबाबाद को सुनेंगे। ऐसे आवासीय पटल पर स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आवाज आ रही? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर और साथ-साथ हम बता दें हमारे साथ आदरणीय रंजीत सिंह भी जुड़े हैं और रतिराम ग्रेवाल सर भी जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन है। जी, विपिन जी। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित छोटा शहर और बड़ा प्रभाव नजीबाबाद, आप ये कह सकते हैं, और बड़ा नाम है नजीबाबाद का। अभी मैं आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा जी को सुन रहा था, उनके प्रत्येक शब्द ऐसे सुनाई पड़ रहे थे कि उन्होंने वहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से जिया है। जिस तरह से उनके मुखमंडल से वो आवाज आ रही थी और वो संपूर्ण वृत्तांत, इस तरह का जो वर्णन है वो वही कर सकता है जो वहाँ की संस्कृति से प्रेम रखता हो और खासकर उसको जिया हो। तो वो अपनी कविता के माध्यम से और संपूर्ण वृत्तांत के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। और इसके पहले आदरणीय श्री प्राणेंद्र नाथ जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया था और उसको ये सब सुन करके मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था और बड़ा कृतज्ञ हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आदरणीय पुष्पा श्रीवास्तव जी और आदरणीय संचालिका मैम डॉक्टर रश्मि जी और जो सचिव महोदय जी जो उपस्थित हैं और आपके सहयोग से इतना श्रेष्ठ कार्यक्रम मुझे पहली बार आने का मौका मिल रहा है। और मैं एक चीज बात रखना चाहता हूँ कि शायद ही कुछ छूटा हो। मुझे लगता है कि ओवरऑल हुँ, भारत नजीबाबाद शब्द की उत्पत्ति से लेकर के उसका सांस्कृतिक इतिहास क्या रहा है, उसका पौराणिक इतिहास क्या रहा है, वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र क्या रहा है, इन और इसके अलावा वर्तमान में साहित्य क्षेत्र में कौन ऐसे व्यक्तित्व वहाँ रहे, मतलब समाचार क्षेत्र में कौन से व्यक्ति रहे और भिन्न भिन्न कलाकृतियों का, कलाओं का वर्णन बहुत ही सजीदगी के साथ यानी सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया था। तो ये सब सुन करके बड़ा मन आह्लादित है, आनंदित है, क्योंकि इस प्रकार का वर्णन भी स्वतः यदि हो मुखारविंद से निकलता है तो मन स्वतः आह्लादित हो जाता है। तो मैं आज इस नजीबाबाद के वर्णन में अपनी एक कड़ी जोड़ने का प्रयास करता हूं। मुझे लगता है कि सब कुछ तो आ गया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कहते नहीं है कि वर्णन करते जाओ, हो सकता है किसी क्षेत्र में ऐसा वर्णन हो जाता है कि कुछ क्षेत्र जो है छूट जाते हैं, छूट नहीं जाते, वो स्पृष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रेम जिन विषयों में होता है उस विषय की तरफ ज्यादा। तो आदरणीय प्राणेंद्र जी ने
और आदरणीय पूर्णिमा ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की है और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। एक बात जो मुझे लगती कि नजीबाबाद जो बिजनौर में बसा है, वो बिजनौर शब्द जो है उसकी उत्पत्ति विजन शब्द से मानी जाती है। विजन शब्द के दो अर्थ हैं। आदरणीय हमारे साहित्य के बारे में महाकवि कालिदास, तो महाकवि कालिदास ने विजन शब्द को व्यजन किया है। जब पंखा चलता, सर आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, आप पास में आ जाइए थोड़े माइक के, जिससे आपकी आवाज स्पष्ट आ जाए। आवाज मेरी अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो व्यजन शब्द जो है, व्यजन को अपभ्रंश में विजन कहा गया। और एक शब्द विजन शब्द का अर्थ और भी है, विजन शब्द का जंगल अर्थ से है। जैसे आदरणीय पूर्णिमा मैम कह रही थी क्यों, और आदरणीय श्री प्राणीनाथ जी भी कह रहे थे कि वो जो क्षेत्र है वो जंगल था, तो जंगल होने के कारण जो है वो एक विजन क्षेत्र था, तो विजन क्षेत्र होने के कारण उसको बिजनौर भी कहा गया। और इस बिजनौर की संस्थापना जो की थी वो महाभारत काल में इसका वर्णन आता है। महाराज वेन थे, वेन ने इस नगर का इसकी स्थापना की थी और अपनी कार्य व्यवस्था करने के लिए वह वहां व्यजन का व्यापार होता, यानी कि पंखे बेचे जाते थे जिससे टैक्स लिया जाता था, और वो अपने पूरे नगर की व्यवस्थाएं उससे चलाते थे, इसलिए उसका नाम बिजनौर भी इस बाद में बाद में उनको बिजनौर भी कहा गया। स्पष्ट जो है इससे स्पष्ट होती है। एक चीज मैं कहूंगा, जो मालिनी के वर्णन में कविता का वर्णन किया गया है, तो जब शकुंतला की विदाई हो, पहले महाकर्णों मालिनी नदी जाते हैं और वहां स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद आते हैं तो वो कहते हैं, शिष्यों को बुलाते हैं कि अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी। और इसके बाद जो है फिर यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया, कालिदास ने लिखा यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट वैक्लव्यम मम तावदीव्रसमहो। ये बहुत अच्छा श्लोक वहां बताया गया था कि आज शकुंतला जाएगी तो एक क्या पिता की क्या स्थिति हो जाती है। और हम जैसे ऋषि भी जब जो हमारी अपनी औरत संतान शकुंतला नहीं है, आज उसके जाने पर जो मुझे कष्ट हो रहा है, जो औरत संतान जिनकी नगरों में होंगी, ऐसे लोग अपनी पुत्री को जो विदा करते होंगे तो उनके हृदय में कैसी पीड़ा होती होगी, ये बाद में कहते हैं महर्षि कर्ण। और उसी देखिए नदी का प्रभाव कितना सुंदर है, वहां का वर्णन कालिदास बड़ा सुंदर करते हैं कि उस क्षेत्र का क्या वर्णन है। तो एक शिष्य के माध्यम से अपनी बात कहते हैं कि जो है प्रातः काल का वर्णन वहां बड़ा सुंदर आता है कि एक तरफ उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, और एक तरफ जो है सूर्य उदित हो रहा है। तो ये मानो सूर्य और चंद्रमा का जो उदय है इस समय कैसा प्रतीत हो रहा है, मान संसार को शिक्षा दे रहा है कि जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। जैसे चंद्रमा अभी जा रहा है, सूर्य उदित हो रहा है, फिर रात में चंद्रमा आ जाएगा, फिर शाम को सूर्य अस्त हो जाएगा। तो ये मानो ये दोनों की जो शोभा इस समय जो दिखाई पड़ रही है वो वास्तव में जीवन की एक शिक्षा दे रही है
कि ये सुख दुख की तरह परिवर्तित हो रहे हैं। तो इस तरह का भाव का जो सृजन है, ये बिजनौर क्षेत्र में ही उस कर्ण के आश्रम में इस तरह के अमृत भाव, एक सुंदर सृजन जो हुआ है, वो ऐसे ही स्थान में हो सकता है और मुझे लगता है किसी दूसरे स्थान में नहीं हो सकता। इस तरह से बहुत सुंदर। अब देखिए वहां पर मैंने अभिज्ञान सागुन पर बड़ा सुंदर ढंग से पढ़ा है, तो मुझे बड़ा याद आता है कि मालिनी तट का वर्णन, वहां का वानस्पतिक प्रेम कालिदास का, वहां की संस्कृति का प्रेम, और वहां के जो मृग पशु पक्षी, बड़े सुंदर वर्णन उन्होंने किया है, तो बड़ा अद्भुत है। और उसका वर्णन यदि करते रहें तो बड़ा अब होता ही रहेगा, लेकिन मैं अपने वाणी के विस्तार का जो संवरण है उसको करते हुए मैं एक चीज बिंदु में रखना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक विवरण में जिनकी बात अभी बड़े संक्षेप में आदरणीय प्राणेन्द्र नाथ जी ने भी कही और आदरणीय पूर्णिमा जी ने भी अपनी बात कही, उसमें सुल्तान बात आई। सुल्ताना डाकू एक ऐसी कड़ी है ऐतिहासिक क्षेत्र में जिसने बड़ी ही विषम जो है, जिसके अंदर मतलब जिसका वेश यदि कहिए तो सामाजिक दृष्टि से भले अनुचित हो, लेकिन जिसका लक्ष्य बड़ा पवित्र था, जिसका उद्देश्य बहुत पवित्र था, वो था राष्ट्र निर्माण की संकल्पना, देश से अंग्रेजों का बहिर्पलायन और में भारतीयता की संकल्पना का जो बहुत। सर आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, थोड़ा पास में आ जाइए। एक डाकू था, लेकिन उसकी संकल्पना बड़ी सुंदर थी, और वो वही पत्थरगढ़ वो पत्थरगढ़ जो आप किला है में रह करके ये राष्ट्रीय कार्य योजना वो एक तो सर क्षमा चाहते हैं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे पा रही है, थोड़ा पास में आ जाइए। अब आ रही है आवाज? नेटवर्क थोड़ा नेटवर्क जो है स्पष्ट नहीं है सर। आप स्पष्ट हो रही है आवाज? हाँ, आप थोड़ी स्पष्ट है। थोड़ी। अच्छा, थोड़ी स्पष्ट हो तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि और देहरादून, इन दूसरों के बीच जब ये बिजनौर की वो नजीबाबाद की तरफ से लोग निकलते थे, तो यहीं पर उनको सुल्ताना डाकू को अवसर मिल जाता था उन पर हमला करने का, और उनके द्वारा प्रयोग की गई जो चीजें थी, जैसे हथियार थे, धन था, वो उनसे छीन लेता था, और जो स्थानीय लोग होते थे, जो जरूरतमंद लोग होते थे, उन पर उनको वितरण करता था, उन्हें देता था। अंग्रेजों की हत्याएं भी की, और बाद में बेचारा पकड़ा भी गया, अपने लोगों के मुखबिरी के कारण उसको बेचारे को पकड़ लिया गया, उसको फांसी भी हो गई, उसको सजा भी हो गई। लेकिन उस इतिहास बाद में इस बहुत अच्छा कहता हूँ कि मैंने उसको पढ़ा तो मुझे जो है उसके कई वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए हैं, कई लोगों ने उनके विषय में जानकारी भी दी, और जब ये चीजें मैंने पढ़ी तो नजीबाबाद ये इसे करे और तो बहुत सारी चीजें लोगों ने बताई भी है। इसके अलावा बचपन से जब हम लोग सुनते आए हैं कि ये आकाश का केंद्र है, तो मुझे हमें बड़ी याद आ जाती है, और बचपन में जब रेडियो खोलते तो आकाश नजीबाबाद केंद्र जैसे सुनते थे, सर आप बहुत तो अच्छा बोल रहे हैं, नजीबाबाद लेकिन आवाज कहीं कहीं कट रही है, तो उससे व्यवधान हो हाँ हाँ, तो जो है नजीबाबाद का केंद्र इस प्रकार की बातें बड़ा अच्छा बात की ये सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे, हाँ दूसरे हाँ विषय पर फिर से कभी जी आपको जी जी बुलाएंगे। जी सर क्षमा तो चाहते हैं,
क्योंकि थोड़ा जी, ज़्यादा जी। व्यवधान आ रहा है, तो हम तुक्के में अंदाज़ा लगा रहे हैं बस कि आप क्या बोल रहे होंगे। लेकिन आपने बीच में जब हमें सुनाई दिया तो बहुत अच्छी चीज़ें हमें पता पड़ी उसके बारे में कि देखिए नजीबाबाद के बारे में ये पता पड़ा कि डाकू भी अच्छे होते हैं और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते, वहाँ का भी पानी अच्छा होता है ना? तो डॉक्टर रश्मि, जितने डाकू होते थे ना, हाँ, उनके विषय में यही कहा जाता है कि अमीरों को लूटते थे, और गरीबों गरीबों में में बाँटते थे। तो अच्छे अब लोग उसमें होते हैं। सच्चाई कितनी है नहीं मालूम, तो लेकिन कहा आदरणीय यही विपिन जाता जी ने है। जो कुछ बहुत सारे स्वांग, हाँ, जो कुछ चीज़ें नौटंकी रह स्वांग गई सुल्ताना डाकू पर हाँ, हुए हैं। हाँ। तो आदरणीय विपिन जी ने जो कुछ थोड़ा बहुत एक आध चीज़ छूट रही थी, उसको भी जोड़ने का प्रयास किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप इस आभासीय पटल पर हमसे जुड़े और आपने अच्छी जानकारी में वृद्धि की आज हमारे नजीबाबाद के बारे में। देखो 2 दिग्गज के बाद तीसरा व्यक्ति आता है ना, तो उसका वैसे ही दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी पहले वाले वो लोग बोल चुके होते हैं। तो सर ने ये अच्छा रहा कि पॉइंट चुन लिए थे तो दोबारा से नहीं बोला सभी चीज़ों को और उन्होंने वो चुने इनके हुए साथ हाँ, सिग्नल की सिग्नल्स दिक्कत की हो गई नहीं समस्या तो और थी। अच्छा हाँ, और आज सुनाई नहीं 2 पड़ लोग रहा था। ऐसे थे जो कि संस्कृत से जुड़े हुए थे भाषा से, तो वो शकुंतला से जोड़ते हुए उन्होंने जीवावाद को आदरणीय पूर्णिमा जी भी संस्कृत की प्रोफ़ेसर रही हैं और शायद विपिन सर भी उसी विषय से का अच्छे ज्ञाता हैं, तो उन्होंने दोनों ने शकुंतला और मेघदूतम और कालिदास से जोड़ते हुए भी हमें वहाँ की जानकारी दी। धन्यवाद और आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को मुझे पहले ही बुलाना था, लेकिन मैं लोगों को जोड़ रही थी, तो वो बीच में से उनका नाम स्किप हो गया मेरे से, तो एक बार मैं फिर से आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को सूचना देने हेतु या संस्था के बारे में कुछ बताने हेतु ससम्मान स्वागत करती हूँ। आदरणीय सर विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के सचिव हैं और स्वागत है महोदया क्योंकि अध्यक्षीय भाषण के पहले ही मैं सबको बुला लूँ सर, क्षमा चाहती हूँ, पहले बुलाना चाहिए था मुझे। पर वो जोड़ते-जोड़ते ना लोगों को तो इधर आपका नाम स्किप हो गया। स्वागत है सर। धन्यवाद मैडम। मैं कुछ समय बहुत ज़्यादा हो गया है, हाँ, हाँ। तो बस केवल सभी को अभिवादन करते हुए और सबने बहुत बढ़िया बोला। पाणिनिनाथ मिश्र जी ने, पूर्णिमा शर्मा मैडम ने और विपिन द्विवेदी जी ने, तीनों का बड़ा अच्छा उद्बोधन रहा और अच्छी जानकारी मिली। हालांकि 2 लोगों को हम लोग पहले सुन चुके हैं, डॉक्टर पूर्णिमा जी को भी और पूर्णिनाथ मिश्र जी को भी एक आध बार सुनने का मौका हुँ। मिला है। हाँ, पूर्णिमा जी को कवयित्री के रूप में और प्राणेंद्र सर 2-3 बार आ चुके हैं हमारे पटल पे। हाँ, तो बस और कुछ नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। जी, जी। सभी को धन्य धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने ऐसा मंच प्रदान किया है कि हम सभी का ज्ञानवर्धन होता है और अलग-अलग विषयों पर हिंदी साहित्य संस्कृति, परंपरा और नागरी लिपि सभी के प्रचार-प्रसार के लिए ये मंच कार्यक्रम कर रहा है और यहाँ पर एक सूचना और दे दूँ आप सभी को कि वृद्धाश्रम भी शुरुआत की है स्नेह आश्रम के रूप में और वहाँ पर प्रयागराज में इस संस्था द्वारा तो वो भी एक बहुत अच्छा कार्य इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद सर आप क्योंकि पहले एक ही वक्ता आ रहे थे और फिर 3 हो गए अचानक, तो वो समय सीमा बढ़ गई और पूर्णिमा जी और प्राणेंद्र सर जब बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि चलो विषय पे पूरी जानकारी आ जाएगी तो अच्छा है कभी यूट्यूब पे भी कार्यक्रम आएगा तो वो जो विषय है उसकी संपूर्णता प्राप्त होगी लोगों को सुनते हुए। ये सोचकर मैंने बीच में और पूर्णिमा जी को जब सुनती हूँ तो भ्रमित हो जाती हूँ, शायद खो गई थी मुझे लगा कि अंत तक सुनना ज़रूरी है, ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ। इसलिए चलिए चलते हैं अध्यक्षता की ओर। आज आज के आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अशोक गिरी जी हैं हमारे साथ बिजनौर से जो कि मेरे ख्याल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ बता दूँ मेरे पति भी उसमें सीनियर डीजीएम के पद पर कार्यरत रहे। और मुझे गर्व है जो वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि सैनिकों के लिए भी कार्य करती है और तो ये इसके लिए एक सम्मान अलग से हो जाता है मन में जो हमारा युद्ध है हमने जीता पाकिस्तान का उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बहुत बड़ा योगदान था जो सिंदूर वाला जो युद्ध हुआ था इसलिए नमन करते हुए आदरणीय सर का ससम्मान स्वागत करते हैं इस आभासीय पटल पर निश्चय ही हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस समय स्वागत है सर आपका
नमस्कार। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज संयोजिका उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव, संचालिका डॉक्टर रश्मि चौबे, सम्मानित वक्तागण श्रीमती संतोष शर्मा, श्रीमती अनीता सक्सेना, मैं सर्वप्रथम पुष्पा बहन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने प्रथम बार में ही मुझे जैसे अति सामान्य व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में सम्मान दिया। मैं तो एक छोटा सा हिंदी का सेवक हूं और संस्थान द्वारा चलाई जा रही यह श्रृंखला उल्लेखनीय, सराहनीय एवं अनुकरणीय है। हम सबको कविता से हटकर भी कुछ सोचना तथा लिखना चाहिए। हमें साहित्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने चाहिए। यह प्रयास इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। हमें हिंदी को कविता का पर्याय बनने से रोकना होगा तथा साथ ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलवाने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। अब मैं बात करता हूं नजीबाबाद की, नजीबाबाद शहर की। मुझे इस शहर को नजदीक से देखने का अवसर मिला क्योंकि मैं कोटद्वार उत्तराखंड में सेवारत था और सप्ताह में कम से कम 2 बार नजीबाबाद से होकर आता जाता था। इस कार्यक्रम में तीनों वक्ताओं ने बहुत अच्छा बोला, विशेषकर पूर्णिमा जी ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। जो उन्होंने बोला मैं भी जानता हूं, लेकिन अब मेरे बोलने के लिए कुछ है नहीं विशेष, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसा कुछ बोल दिया, सोन पापड़ी भी बोल दिया, कुछ भी वो रहा नहीं बाकी की मुझे बोलना है। मैं जानता सब कुछ हूँ, सब कुछ मुझे पता है क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है। और एक बात और मैं बता रहा था अपनी बात रखने से पहले, नजीबाबाद को नजीबाबाद बोला पहले लोगों ने और अब नजियाबाद बोलते हैं। पूर्णिमा जी को मालूम होगा। और ऐसी मालिनी नजियाबाद बोलने लगे। हाँ जी जी, हाँ पहले नजीबाबाद था, फिर नजीमाबाद हुआ और नजियाबाद हो गया है। इसी तरह मालिनी मालन बना और अब लोग मालन बोलने लगे, 2 लेवल बोलने लगे जी। तो सही बोल रहे हैं। मैंने कहा पूर्णिमा जी में है तो मैं इस बात का उल्लेख कर दूं। और तीनों वक्ताओं ने पौराणिक, धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक पहलुओं पर अपनी बात रखी है। और समय का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मेरा अनुरोध है। मैं तो मेरे ख्याल से 1-2 वक्ता से आयु में छोटा हूँ, प्रथम वक्ता से आयु में मुझे लगता है मैं छोटा हूँ। समय का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए क्योंकि साहित्यिक कार्यक्रमों में अक्सर लोग बसते हैं, इसी वजह से, इसी कारण से लोग बसते हैं। साहित्यिक कार्यक्रमों में भीड़ नहीं होती। तो मेरा अपना अनुरोध है, आपसे अनुरोध है, क्योंकि मैं साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजन करता रहता हूं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए समय का। और मैं संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। नजीबाबाद इतिहास, संस्कृति और विकास का समृद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में स्थित नजीबाबाद एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। यह शहर अपने समृद्ध अतीत, विविध संस्कृति और भौगोलिक विशेषताओं के कारण विशेष पहचान रखता है। नजीबाबाद न केवल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, बल्कि यह ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। नजीबाबाद की स्थापना 18वीं शताब्दी में अफगान शासक नजीब उद दौला ने की थी। ये रोहिला वंश के प्रथम प्रमुख नेता थे और मुगल शासन काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनके नाम पर ही इस शहर का नाम नजीबाबाद पड़ा। नजीबाबाद उस समय एक महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ से रोहिला शासक अपने क्षेत्रों का संचालन करते थे। बाद में यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और प्रशासनिक दृष्टि से इसका विकास हुआ। नजीबाबाद उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और यह बिजनौर जनपद का हिस्सा है। इसके निकट ही उत्तराखंड राज्य की सीमा स्थित है, जिससे यह क्षेत्र पर्वतीय और मैदानी संस्कृति का संगम माना जाता है। गंगा नदी के निकट होने के कारण यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ है। आसपास के क्षेत्रों में गन्ना, गेहूं और धान की भरपूर खेती होती है। नजीबाबाद में विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोग सौहार्दपूर्वक निवास करते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि समुदाय की साझा संस्कृति देखने को मिलती है। त्योहारों की बात करें तो दीपावली, ईद और होली बड़े उत्साह के साथ यहाँ मनाई जाती है। स्थानीय मेले और धार्मिक आयोजन
यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। नजीबाबाद और उसके आसपास कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल जिनमें प्रमुख हैं पत्थरगढ़ का किला। यह किला नजीब उद दौला द्वारा बनाया गया था और कुछ लोग इस किले को सुल्ताना डाकू का किला भी कहते हैं। मोटा महादेव मंदिर, यह प्राचीन धार्मिक स्थल है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और विशेषकर सावन के मेले में यहाँ बहुत भीड़ रहती है, पूर्णिमा जी को मालूम होगा। नजीबाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। यहाँ कई विद्यालय, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज हैं जो स्थानीय विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ के शिक्षण संस्थान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। नजीबाबाद की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और व्यापार पर आधारित है। गन्ना उद्योग यहाँ का प्रमुख आर्थिक आधार है। इसके अतिरिक्त लकड़ी, अनाज और कपड़ा व्यापार भी महत्वपूर्ण है। यह नगर रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है। नजीबाबाद एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहां से कई महत्वपूर्ण रेल मार्ग गुजरते हैं। यह शहर हरिद्वार, देहरादून और मुरादाबाद जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में नजीबाबाद एक विकसित हो रहा नगर है। यह आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। नगर में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार हो रहा है। नजीबाबाद एक ऐसा नगर है जहां इतिहास और आधुनिकता का एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इसकी ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक गतिविधियां इसे और महत्वपूर्ण नगर बनाती हैं। भविष्य में भी यह नगर अपने विकास और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहेगा। इस शहर का मुख्य आकर्षण आकाशवाणी केंद्र है, जिसने शहर की साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को नई गति प्रदान की है। यहाँ अभिव्यक्ति, मेरी कलम, अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच, वाणी संस्थान, युग हस्ताक्षर तथा युगांतर इत्यादि साहित्यिक संस्थाएं हैं। यहाँ श्री प्रदीप डे जी, इंद्रदेव भारती, रश्मि अग्रवाल, डॉक्टर मंजू जोहरी, अजय जोहरी, सत्येंद्र गुप्ता, राजेंद्र त्यागी, शाकिर रिजवी और जसवंत सिंह इत्यादि साहित्य क्षेत्र के सशक्त हस्ताक्षर हैं। तो मैं पुनः सभी मंच पर उपस्थित सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक हिंदी सेवा समूह का संचालन करता हूं, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम होते हैं और मैं आपको से अनुरोध करता हूं कि मेरे समूह से जुड़ें। और मैं पुनः कहता हूं कि हिंदी को कविता तक सीमित ना रखें। हम अनुवाद की बात भी करें, हम प्रयोजन मूलक हिंदी की बात भी करें, क्योंकि हिंदी जो है कविता का पर्याय बनती जा रही है। एक मोहल्ले में एक कवि मिल जाता है, गद्य पे हम लिखते नहीं है, गद्य की विधाएं लुप्त होती जा रही है, नई गद्य की विधाएं निर्मित नहीं हो रही हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए नमस्कार, धन्यवाद सर। आप अपने जो संस्था का नंबर वगैरह भेज दीजिए द्विवेदी सर को, तो वो हम लोगों तक पहुंचा देंगे और हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा उद्बोधन और काफी आपने समझाया हमें कि किस तरह से और सुधार लाना चाहिए। और जैसे पूर्णिमा जी ने अपना आज उद्बोधन दिया, उसमें लग रहा था कि संस्मरण ही लिख रही हैं जैसे वो, तो इस तरह से वो लिखती भी हैं और भी सर भी लिखते हैं। तो हम उन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं, कथा फैक्ट्री सब मुझे मालूम है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। आपके पूर्णिमा जी, मैं बिजनौर का, मैं राजा का ताजपुर का रहने वाला हूँ, अगर आपने नाम सुना हो तो मेरा। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल, तो उनके मुखार से राजा का लिया हमने। ताजपुर का रहने वाला हूँ मैं, और वर्तमान में हरिद्वार में रहता हूँ, भीमगोड़ा में। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है सभी का। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य आइए, हम आएंगे और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक जाएंगे। और आप पुष्पा जी से अनुरोध है कि संक्षेप में आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय पुष्पा जी प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, और इन्हीं के माध्यम से संयोजन होता है इस कार्यक्रम का। ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय, आपका आभार व्यक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रश्मि जी।
और आपका संचालन तो ऐसा मंत्रमुग्ध कर देता है कि मुझे याद ही नहीं रहता है कि मुझे भी कुछ कहना है लेकिन इसमें। आज समय से थोड़े भटक गए थे। टोक नहीं नहीं, पाई कोई थी बात मैं। नहीं। जब कार्यक्रम अच्छा होता है तो समय अपने आप ही कैसे बीत जाता है, पता नहीं चलता। ख़ैर हम आते हैं आभार की ओर और आभार के लिए शब्द भी इतने अधिक हैं, लेकिन हम थोड़ा कम करके उनको बोलेंगे। तो पहले तो आज पटल पर हमारे जितने भी अतिथि हैं, मैं उन सभी का हार्दिक वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सब ने मेरे मेरे आग्रह को स्वीकार किया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आज की गोष्ठी का विषय रहा छोटा शहर बड़ी पहचान नजीबाबाद में। नजीबाबाद पटल पर आए हुए हमारे अतिथि जनों का पुनः हार्दिक स्वागत है। हर शहर अपने आप में एक कहानी बयां करता है, अपनी मिट्टी की महक, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की चादर को लपेटे हुए मुस्कुराता रहता है। ऐसे ही शहर नजीबाबाद से आज हम बखूबी परिचित हुए। शहर के बीच अपने वक्तव्य के माध्यम से ले जाने वाले हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय तारेण नाथ जी, जिन्होंने अत्यंत सुंदर कविता के माध्यम से आपने उद्बोधन भी बहुत सुंदर दिया। उद्बोधन को तो मैं पूरी तरह से सुनती तो रही, पर कविता में अधिक मन लगा और कविता के माध्यम से हमने पूरी यात्रा की। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही वहाँ की सुगंधित हवाओं के बीच सैर कराती हुई हमारी दूसरी वक्ता डॉक्टर पूर्णिमा जी, उन्होंने तो जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष सर ने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा और डॉक्टर रश्मि जी अगर वहाँ पर वो ऑटो रिक्शा में बैठ करके पूरा नजीबाबाद देख रही थी, हम भी पीछे नहीं थे और वो मालिनी के तट पे भी विचरण कर रहे थे और उनकी कविता के माध्यम से मालिनी के दर्द को भी समझा मैंने। वास्तव में एक दिन वो वेग के साथ आएगी और ये जो अमर्यादित निर्माण है इनका विध्वंस होना भी जरूरी है। हालांकि उस समय भी दर्द होगा, लेकिन कभी कभी घाव को ठीक करने के लिए दर्द का होना जरूरी होता है। तो बहुत बहुत आभार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमारे पटल पर जब भी मैं याद करूं आप आते रहिए और हमें अपनी जानकारियों से अवगत कराते रहिए। हमें बहुत अच्छा लगा और आपका बार बार हमारे इस पटल पर स्वागत है मैम, बहुत बहुत आभार। हमारे तीसरे वक्ता डॉक्टर विपिन जी, जो हमारे ही क्षेत्र के रायबरेली से कुछ ही दूर पे है फतेहपुर, तो फतेहपुर से हैं और इनसे भी चलते चलते इस नजीबाबाद के मार्ग में मुलाकात हुई हमारी और इनको मैंने बुला लिया। हालांकि बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत एक अलग हट करके इन्होंने जानकारी दी बिजनौर पे, तो बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण आपके उद्बोधन में थोड़ी बाधा आई, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगले कार्यक्रम में हम आपको फिर से जोड़ेंगे और आप जुड़िए और आप अपने सुंदर उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करिए। तो बहुत बहुत आभार सर आपका और हम बाद में भी आपसे बात करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सचिव सर जो हमारे संस्थान के बहुत ही कर्मठता के पर्याय हैं, उनकी ही प्रेरणा में, उनकी ही मार्गदर्शन में हम सभी लोग कार्य करते रहते हैं। सर आप आए, 2 मिनट का ही आपने आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत आभार सर। ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें। संपूर्ण गोष्ठी को पूर्णता की ओर ले जाने वाले, अत्यंत नजदीक से शहर की अनुभवी यात्रा को अपने वक्तव्य के माध्यम से आज हम सबके बीच रखने वाले, बार बार वो ये कहते रहे हमारे अध्यक्ष सर कि पूर्णिमा मैम ने सब कुछ कह दिया, पूर्णिमा मैम ने सब कुछ कह हाँ दिया, बेटा। लेकिन बिना आपके कुछ कहे ये गोष्ठी पूरी कैसे हो सकती है। कभी भी समग्रता को नहीं प्राप्त हो सकती, कभी भी पूर्णता को नहीं प्राप्त हो सकती अरे जब तक आपके चेयर आशीर्वचन लेके ना आना। मिलते। तो सर आपने भी अपना अनुभव पता हम नहीं तू सबसे अपने साझा हिसाब से किया ले आ, और ठीक है? सर हम मैं यहाँ चाहेंगे ऑनलाइन कि प्रोग्राम आपका है स्नेह आशीष है हमारे ना? पटल 6 पर लोग तो हमेशा होंगे कम बना से कम। रहे और हम आपके भी सानिध्य में रहना चाहते हैं। हालांकि आपने हमें अपने समूह से जोड़ लिया है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे संस्थान के जो इच्छुक लोग हैं उन तक हम आपकी बात प्रेषित कर देंगे। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे ही हम सभी से जुड़े रहिए। हमारी आज की जो सरस्वती वंदना करने वाली हमारी छोटी बहन संतोष शर्मा शान, वो हमारे संस्थान की बहुत ही कर्मठी, बहुत ही
मतलब ये कह लें कि कहीं भी उनको हमारी ज़रूरत, अगर संस्थान में किसी भी कार्य की ज़रूरत है, तो संतोष शर्मा शान जी हमें याद आती हैं। हमारे संस्थान की वो शान है, उत्तर प्रदेश इकाई की। उनका बहुत-बहुत आभार। आपने देखा होगा कि उनके साथ भी नेटवर्क की समस्या थी और गाँव देहात का माहौल होता है, लेकिन वो अंधेरे में जाकर के, घर से दूर जाकर के, खेत में जाकर के वो सरस्वती वंदना कर रही थी। हमें बहुत अच्छा लगा, वो हमेशा तत्पर रहती हैं। बहुत-बहुत आभार उनका, और हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। अनीता सक्सेना जी, जो हमारे राम की नगरी अयोध्या से हैं, इनको भी जब भी मैं कहती हूँ कि बहन आज आपको पटल पर आना है, वो तुरंत स्वतः तैयार हो जाती हैं। आपका भी बहुत-बहुत आभार बहन, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और कहते हैं कि अतिथियों के कहते हैं कि यदि रथ को हाँकने वाला सारथी कुशल ना हो, तो मार्ग दुष्कर हो जाता है। हमारी नजीबाबाद की यात्रा को सुगम बनाने वाली संस्थान की बाल संसद की राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर रश्मि चौबे जी संचालन की बागडोर को बड़ी कुशलता से थामे रहीं, बड़ी तन्मयता से थामे रहीं, और आज भी उन्होंने अपने ऐसे ही कौशल्य का परिचय दिया जिसमें हमें लग रहा था कि समय बहुत अधिक हो रहा है, लोग लेफ्ट कर सकते हैं या कोई व्यवधान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। आपने बहुत ही कुशलता के साथ रथ को बिल्कुल छोर तक पहुंचाया है। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। और हमारे कहते हैं कि जब कोई गोष्ठी होती है, हमारे श्रोता ना जुड़े तो वो शायद गोष्ठी, और हमारे साथ रॉक स्टार करके शायद रूबी जी जुड़ी हुई हैं। मैम आपका भी आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप पूरे टाइम हमारे पटल पर बनी रहीं, हमारा उत्साहवर्धन करती रहीं। बहुत-बहुत आभार। और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े रहे जो हमारे संस्थान के ही सदस्य हैं। हमारे आग्रह को इन्होंने स्वीकार किया। डॉक्टर मधु बप्मानी जी, राजेश्वर यादव जी, रूबी निगम, अभी जिनका मैंने नाम लिया, डॉक्टर कृष्णा मणि जी, राजशेखर यादव जी, रतिराम गढ़ेवाल जी, रंजीत सिंह अरोरा जी थोड़ी ही देर के लिए आए पर उन्होंने मेरा मान रखा। डॉक्टर सुमा टीआर जी, गुप्तेश्वर उपाध्याय जी, डॉक्टर सुचित्रा दी जी और डॉक्टर निशा शर्मा जी, जिनके माध्यम से हम अध्यक्ष महोदय जी तक पहुंचे थे, और आदरणीय रश्मि जी, आप सभी हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके आप सभी ने हमें बहुत ही अनुग्रहित किया। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। और एक बार हम पुनः संचालिका महोदय का धन्यवाद करते हैं, जो हमसे छूट गए, जिनका नाम मैं नहीं देख पाई हूँ, जिनको नहीं देख पाई हूँ, उनका भी बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद, आपका भी नमस्कार। बहुत-बहुत आभार मैम कि बहुत अच्छा बहुत बहुत संयोजन धन्यवाद किया। मैम, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्वागत। अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को विराम देने के लिए। जी जी, जी, चलिए तो छोटा नजीबाबाद जगह छोटी थी लेकिन उसका विराट जो अस्तित्व था वो आज हमने जी इस कार्यक्रम में जाना। और ये छोटा छोटा शहर और बड़ी गोष्ठी हो गई है आज, क्योंकि इस गोष्ठी का समय 1 घंटे का रहता है। लेकिन चूंकि मुझे लगा कि जानकारी मिल रही है तो संपूर्ण जानकारी क्यों ना हासिल कर ली जाए, तो ये मेरा लालच था, इसलिए शायद मैंने नहीं टोका किसी को। तो आज बहुत सुंदर जानकारी एक संपूर्णता के साथ हमें मिली। आप अति विद्वान वक्ता आप सभी और अध्यक्ष महोदय, तो उनके द्वारा, और पुष्पा जी का संयोजन बहुत प्यार भरा रहता है। सभी आए। आदरणीय गोखलेश्वर द्विवेदी जी ने हम सभी को ये मंच प्रदान किया है, जिससे हमारा ज्ञानवर्धन होता रहता है। सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हम मिलेंगे, और नेट ने भी साथ दिया। 1 घंटे का ही टाइम लिया था मैंने उससे गूगल मीट का, लेकिन 2 घंटे चला लिया उसने, मुझे अंदर-अंदर डर लग रहा था। तो सभी को धन्यवाद। रूबी जी, आप जुड़ी रही पूरे समय, हृदय से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ओके, हम फिर मिलेंगे 1 धन्यवाद। महीने बाद इसी मंच पर, और 1 महीने से जल्दी भी मिल सकते हैं और भी गोष्ठियों में कहीं। तो सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार। शुभ
बेटा कितना समय लगेगा, मैं वहीं चली जाऊँ, वहीं दे जाएगा तू मेरे को? कहाँ चली जाओ? नहीं, मैं अभी ब्लिंकिट कर दे रहा हूँ, तो आपको वहीं के वहीं चॉकलेट बॉक्स आ जाएगा घर पे। अरे वो ले जाना। पता नहीं कहाँ। हाँ ठीक है 10 कर दे, मिनट में आ जाएगा वो फिर, कर दे। है ना?
हेलो सोनल, क्या हाल है? राधे राधे बेटा। हाँ बता। घर